Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इंग्लिश पेडागॉजी के लिए इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट रहेगा जो नए पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सिलेबस पुराना ही है बट थोड़े क्वेश्चंस को पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है ना, तो उसको समझेंगे कि वो क्या है तरीका, और कैजुअल नहीं है, खैर फॉर्मल है। तो स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कहानी क्या है। सभी को मैरी क्रिसमस, तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो जिस चीज़ को विश्वास रखता है, जिस चीज़ में जो मनाना चाहे वो मनाए। टीचर्स का काम है डाइवर्सिटी को सपोर्ट करना, ना कि कट्टरपंथी हो जाना, है ना। तो इस चीज़ में विश्वास रखते हुए, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था और आपके कुछ कमेंट्स आए, उस पर मैं ये बात कह रही हूँ। चलिए आते हैं, समझते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। मॉक टेस्ट मानना है आपको, ये क्वेश्चंस कहाँ से आए, क्यों आए, क्या इनके पीछे का राज है, वो सब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वेश्चंस अच्छे से समझने हैं। 30 क्वेश्चंस हैं, समय कम है, ज़्यादा मॉक टेस्ट हम नहीं लगा पाएंगे इंग्लिश पेडागॉजी के, बट जितने भी लगाएंगे वो क्वालिटी होगा। तो ये सेशन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगर आप ठीक से समझ पाते हैं, ये PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, और नोट्स वगैरह जो है फ्री वो भी आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो आपके लिए ये सेशन 110% यूजफुल होगा एग्जाम में, है ना। अच्छा, मैंने चश्मा ही नहीं लगाया हुआ, वाह। चलो खैर, मतलब ऐसा नहीं है मेरे को दिखता ना हो बिना चश्मे के, मतलब नंबर वाला चश्मा नहीं है, बट लाइट्स को थोड़ा सा ब्लॉक करने में मदद करता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने या समक्ष प्रस्तुत है और आपको देना है जवाब पोल में, ठीक है जी। करें शुरुआत? हाँ, करें फटाफट से शुरुआत। बहुत बढ़िया। हाँ, लेट हूँ यार मैं थोड़ी, कल कई इंटरव्यूज हो गए थे, मेरे को ऑफिस जाना पड़ा था। कुछ KVS के जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कह लीजिए, अपने लर्नर्स कह लीजिए, वो आए हुए थे। और जैसा कि आपको पता ही है, तबीयत थोड़ी डाउन है आजकल, तो आने जाने में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा खर्च हो गई। फिर मेरी ये जो है एक D.Ed की मैम थी, उनसे मिल ली मैं, तो थोड़ा सा भागम भाग हो गई, तो उस वजह से आज थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है। बट बढ़िया लग रहा है, मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सेशन लेट है, और आज बैच में भी क्लास आपकी नहीं हुई है, कल से हम कंटिन्यू करेंगे उसको भी। यार ये सब बातें चलती रहेंगी, है ना। थोड़ा बहुत अपडेट आपको मेरी ज़िंदगी का, मुझे आपको ये होता रहना चाहिए टीचिंग में। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, बातें छोड़ते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और फिर हम समझेंगे कि कहानी है क्या पिक्चर्स के थ्रू। वाइल प्लानिंग लेसन्स फॉर यंग लर्नर्स, यानी छोटे बच्चों के लिए जब आप लेसन्स प्लान कर रहे हो, चाहे आपकी लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, सभी के लिए ये हेल्पफुल है क्योंकि सिलेबस एकदम सेम है। While planning lessons for young learners, the teacher decided to focus on the total physical response. Total physical response TPR, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार पिछले 3 बार से क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश पेडागॉजी दोनों में आ रहे हैं, ठीक है ना। Which one of the following should be used to include TPR in the class? यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स को इंक्लूड करने के लिए कौन सी एक चीज है टू इंक्लूड TPR इन दी लेसन? क्या करें हम कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स को हम इंक्लूड कर पाएं? ये एक मेथड है अपने आप में पढ़ाने का, ठीक है ना। लैंग्वेज में यूज होता है भाषा को पढ़ाने में। पहला ऑप्शन है मस्ट कीप एक्टिविटीज असाइड एंड इंस्टेड आस्क क्वेश्चंस एंड मोटिवेट देम टू रिस्पॉन्ड। देखिए, जिस मेथड का नाम है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, उसमें हम कह रहे हैं कि एक्टिविटीज को असाइड कर दो, यानी साइड कर दो, एक्टिविटीज को हटा दो और सिर्फ क्वेश्चंस पूछो, बच्चों को मोटिवेट करो। तो भाई ये काम नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि जिस मेथड का नाम ही टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, यानी शारीरिक क्रिया करनी पड़ेगी मेथड में, उसमें हम कह रहे हैं कि एक्टिविटी को ही हटा दें, एक साइड कर दें, तो ये तो गलत है। बी ऑप्शन पे जाएंगे, मस्ट एंश्योर टू ऐड सम बॉडीली एक्टिविटीज इन क्लास। बिल्कुल नाम से ही, एज नेम सजेस्ट, के जो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है वो हमारे बॉडीली रिस्पॉन्सेज के बारे में है ना, कि हम कैसे बॉडी से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कोई बात नहीं गरिमा, कल से लूंगी मैं क्लास, है ना, उतना बेहतर नहीं महसूस हो रहा था उस समय। मस्ट एंश्योर टू ऐड सम बॉडीली एक्टिविटीज इन क्लास, यानी कि आपको ये पक्का करना चाहिए अगर आप इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं कि आपको बच्चों को एक्टिविटीज करानी है क्लास में। इसका उदाहरण अभी हम समझेंगे। सी ऑप्शन है चूज एक्टिविटीज दैट हेल्प देम स्टे इन देयर सीट्स एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स, यानी सीट पर ही बैठकर उनको वहीं पे काम मिल जाए, ग्रुप में काम कर लें। ये बात अच्छी थी, बट सीट पे बैठने का मतलब है कि वो बच्चा फिजिकली एक्टिव नहीं है, और ये मेथड में एक्टिव होना जरूरी है। मस्ट ऐड सम लिसनिंग एक्टिविटी इन द क्लास, अगेन ये भी पैसिव हो जाएगा, बच्चों को हमें फिजिकल रिस्पॉन्स कराना है। एक पता नहीं, मेरे नाम भूल गई, कोई तो मतलब एक कविता है, ऐसी बहुत सारी कविताएं। अगर हम बात करें कि हम हाथों का, शरीर का, जेस्चर्स का प्रयोग करके छोटी क्लासेस के लिए हम एक्टिविटीज कराते हैं, है ना। एक हाथी बड़ा सा था, तो ये हाथों से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही बच्चे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में करते हैं। मछली जल की रानी है तो मछली के एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं बच्चे, टीचर भी कर रहा है और
बच्चों को रिपीट करने को कह रहा है या रही है तो वो सेम चीज करेंगे। इसका मतलब बच्चों को हमें इंश्योर करना है, पक्का करना है कि वो बॉडीली एक्टिविटीज करें क्लास में, तभी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड लागू हो पाएगा। अगर इसका उदाहरण देखें तो हम ये देख सकते हैं, आपने वो प्यासे कौए की जो कहानी है, ये हिंदी में भी सेम मेथड है, इंग्लिश में भी सेम मेथड है। दीक्षा धन्यवाद। तो अगर हम बात करें कि ये बच्चे जो हैं टीचर को एक्टिविटी कराएंगे, अब देख रहे हो आप, ये सीट पे नहीं है बच्चे, ये फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं क्लासरूम में, है ना, हवा चली, ऐसे हुआ, ये हुआ, तो शरीर के माध्यम से फिजिकल रिस्पॉन्स है। दूसरा, अगर हम एक कौवा प्यासा था की भी कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी टीचर क्या कर रहे हैं या बच्चे भी साथ साथ क्या कर रहे हैं, टीचर कह रही है कि जैसे जैसे मैं कर रही हूं एक्टिविटीज वैसे वैसे आपको वो चीज रिपीट करनी है। मतलब कैसे कि भाई एक कौवा प्यासा था, उसने कहीं पे देखा, तो वो आप एक्टिंग कर रहे हो उस कौवे की पूरे अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, है ना, कि चंदा मामा कभी छोटे हो जाते हैं, बड़े होते हैं, दुनिया भर के जो है आपकी स्टोरी टेलिंग में और आपका पोएम्स में ये मेथड यूज होता है। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, यानी भाषा को सीखने में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसमें बच्चा एक्टिव होगा, एक्टिविटी फिजिकल रिस्पॉन्स करके दिखाएगा। अगर वो हाथी की बात कर रहा है तो हाथी अपने जेस्चर से दिखाएगा बना करके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच अप्रोच टू ग्रामर एनकरेजेस द बिलीफ दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स। यानी कि कौन सा एक मेथड है ग्रामर को सिखाने का जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर आपको भाषा सीखनी है तो आप रूल्स को सीख लीजिए। यानी लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स, रूल्स सीख करके ही आप भाषा सीख सकते हैं। अप्रोच टू ग्रामर, ग्रामर यानी व्याकरण को सिखाने की अप्रोच है। रूल्स तो व्याकरण में ही आते हैं ना, अगर हम देखें तो अब आप सब आंख बंद करके ग्रामर ट्रांसलेशन लगा रहे हैं। एक नजर में मुझे भी लगा था कि हाँ यार ये, बट आप जब ध्यान से नहीं पढ़ते और पहला ही ऑप्शन आपको भटकाने के लिए दे दिया गया एग्जाम में, तो ये ऐसा ही लगेगा। लेकिन यहां पे लिखा क्या है, ये लास्ट वाली लाइन ध्यान से पढ़नी है, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स। अप्रोच टू ग्रामर, ग्रामर सीख रहे हैं लेकिन किसके थ्रू, रूल्स के थ्रू, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू नहीं। एक हम ग्रामर सीखते हैं लिटरली, है ना। मैम इंग्लिश में कौन सा नेगेटिव वर्ड है और कौन सा पॉजिटिव वर्ड है, प्लीज एक बार पढ़ा दीजिएगा। मैं ओवरऑल पढ़ा दूंगी, जो पेडागोजी में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उस पर चर्चा कर लेंगे पेपर से पहले, ठीक है ना, जो भी आपका नाम है, ठीक है। चलिए खैर, अगर हम बात करें यहां पे तो हमें पता है एक तो ग्रामर को पढ़ाने का तरीका जो बेस्ट तरीका है वो है कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना। यानी आपको स्टोरी पढ़ा रहे हैं, उसी में आपने बता दिया कि ये जो राम की बात हो रही है तो ये राम क्या है, नाउन है, तो आपने संदर्भ में समझा दिया। ये बेस्ट तरीका है ग्रामर को सिखाने का कि आप कॉन्टेक्स्ट में बता दे रहे हैं, ना कि रूल्स रटवा रहे हैं। दूसरा तरीका है रूल्स के माध्यम से ग्रामर सिखाएं। तो यहां पे ग्रामर को एनकरेज कर रहे हैं, तो ग्रामर का मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन नहीं होता, वो भाषा को सीखने की विधि है, ग्रामर को सीखने की विधि नहीं है ग्रामर ट्रांसलेशन। मतलब ग्रामर भी आ जाएगा इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामर सिखा रहे हैं हम, यहाँ पे रूल्स सिखा रहे हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, जिसको हम व्याकरण क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन को कुछ तो बोलते हैं, हाँ परिवर्तन कह लीजिए, जो भी कहते होंगे, तो इसको हम व्याकरण क्या है, ट्रांसलेट कर रहे हैं। आप एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। खैर, ग्रामर ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो ग्रामर ट्रांसलेशन जो है वो मदर टंग में ट्रांसलेट करके भाषा को सीखने पे जोर देता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं आप रूल्स रट रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन में। अनुवाद, बहुत बढ़िया। तो व्याकरण अनुवाद विधि, इसको ओल्डेस्ट मेथड भी कह देते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी कह देते हैं, पारंपरिक विधि, है ना, तो ये सब इसको कह देते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी इसको जरूर देखें, क्योंकि हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश में रत्ती भर का फर्क बचा नहीं है, यही क्वेश्चंस ट्रांसलेटेड मिलते हैं आपको हिंदी पेडागोजी में अब, है ना। तो चाहे समझ में कम आए, आपको लगे इंग्लिश मेरे पास है ही नहीं, मैंने तो चूज ही नहीं की, मैंने तो संस्कृत ले ली, कोई और भाषा ले ली, बट फिर भी इंग्लिश पेडागोजी के सेशन को देखिए, वैसे ही कम सेशन में लेने वाली हूँ इंग्लिश पेडागोजी के। ग्रामर ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करूं तो ये मदर टंग में यानी मातृभाषा में आप कन्वर्ट कर देते हैं, कि जब आप पढ़ रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो उसको हिंदी में भी बता दे रहे हैं, है ना। तो यानी आप भाषा को मातृभाषा में कन्वर्ट करते हैं, जिस इसी वजह से हम इसको व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं, है ना, कि आप व्याकरण या भाषा को अनुवाद करके सीख रहे हैं। रूल्स ही सीखेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन रूल्स के द्वारा सीखना किसी भी चीज को वो डिडक्टिव मेथड कहलाएगा, क्योंकि रूल टू एग्जाम्पल जाता है डिडक्टिव मेथड। रूल टू एग्जाम्पल ये मैथमेटिक्स की पेडागोजी में भी आता है, ये आपका सीडीपी में पूछा जा सकता है, ये इंग्लिश पेडागोजी में भी, हिंदी पेडागोजी में भी, है ना। रूल टू एग्जाम्पल जाना यानी रूल्स के माध्यम से जब आप भाषा सीख रहे हैं या ग्रामर सीख रहे हैं, अगर मैं कहूं पर्टिकुलरली, तो ग्रामर में रूल्स ही होते हैं और रूल्स के माध्यम से सीख रहे हैं ग्रामर को, कॉन्टेक्स्ट के नहीं, संदर्भ से नहीं, है ना। तो ये डिडक्टिव मेथड हो गया। कम्युनिकेटिव है जब आप लैंग्वेज का यूज करके, लैंग्वेज को यूज करके जब भाषा सीख रहे हैं, ठीक है ना। इंडक्टिव हो गया एग्जाम्पल टू रूल। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव को 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी एक क्वेश्चन इस पे जरूर आ जाता है किसी भी सब्जेक्ट में,
चाहे आपका कोई भी लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, इवन किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 मिनट में समझ लेते हैं बहुत आसानी से। हालांकि मैंने इस पर बहुत कई साल पहले की एक वीडियो है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इसमें मैथ्स में भी क्वेश्चन आता रहता है। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव को हम आगमन विधि कहते हैं और डिडक्टिव को हम निगमन विधि कहते हैं। इतनी बात क्लियर है हमको? निगमन विधि, है ना। जल्दी में नहीं रहना, 30 सेकंड की रील नहीं देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो पेशेंस बना के रखना होता है पढ़ाई में तभी, क्योंकि लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे दिमाग में जाती है। हम क्या सोचते हैं, वीडियो पढ़ाई की तो जितनी जल्दी देख लें उतना बढ़िया है, बाकी सारे दिन चाहे हम कुछ भी देखते रहें। तो आगमन विधि की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड, जिसकी हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल टू रूल जाती है, यानी उदाहरण से, एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। अभी किसी भी, ये लैंग्वेज को पढ़ाने में भी यूज हो सकती है और ये किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये मेथड है, तो इससे आप कुछ भी पढ़ा लीजिए। तो एग्जाम्पल टू रूल क्या है, आप पहले उदाहरण देते हैं। आप कहते हैं बच्चों अपनी फेवरेट डिश का नाम बताओ, उन्होंने बताया छोले भटूरे। अपनी फेवरेट जगह का नाम बताओ, उन्होंने बताया आगरा। अपने फेवरेट पर्सन का नाम बताओ, उन्होंने बताया निशा, है ना। या अपना नाम बताओ, अपनी माता जी का नाम बताओ। ये सब आपने लिख लिए ब्लैक बोर्ड पे, और फिर कहा कि जितने भी उदाहरण हैं ये सब संज्ञा कहलाते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन इटसेल्फ। तो ये क्या हुआ, आपने पहले एग्जांपल्स दिए, बाद में आप रूल पे गए हैं। तो ये इंडक्टिव मेथड है, छोटी क्लासेस के लिए बहुत बेहतर रहता है। इसमें बच्चे ज्यादा एग्जांपल, मतलब ज्यादा एक्टिव रहते हैं। प्रत्यक्ष से वो जा रहे हैं कहां, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा रहे हैं, अमूर्त की तरफ, है ना। रूल हम बाद में दे रहे हैं, यहाँ पे नियम हम बाद में दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका जस्ट उल्टा ये नहीं हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट टू रूल जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाएंगे डिडक्टिव में, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट कोई मैक्सिम नहीं होता टीचिंग का। हालांकि इसका ऑपोजिट है वो चीज, लेकिन आपको ध्यान रखना है उसको गलती से भी कहीं इंडिविजुअली यूज नहीं कर लेना। डिडक्टिव के नाम पे एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं यूज कर लेना, है ना, क्योंकि वो कोई मैक्सिम नहीं, सूत्र नहीं है। डिडक्टिव में ऐसा होता है, समझने के लेवल पे ठीक है बस। तो एग्जाम्पल टू रूल, और यहां रूल टू एग्जाम्पल, जब आप नाउन की डेफिनेशन पहले दे दे रहे हैं और बाद में आप उदाहरण बता रहे हैं, कि जब मैंने नाउन की डेफिनेशन लिख दी बोर्ड पे पहले कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन, और बाद में एग्जांपल दिए कि देखिए ये जो सिटी है, दिल्ली भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, ये खाना, ये शहर, ये चीजें जो भी आप देख रहे हैं सब नाउन का ही उदाहरण है, ठीक है ना। ये इतनी बात क्लियर है। 15 नंबर साइंस एंड मैथ्स मिलाकर के 20 नंबर की पेडागोजी आएगी, तो 10-10 ही मानो आप। नहीं, 15 नंबर की आती पेपर 1 में चारू, देखिएगा एक बार। हाँ, वो 10-10 नंबर की आएगी। साइंस की पेडागोजी पेपर 2 में 10 नंबर की और मैथ्स की 10 नंबर की, 20 नंबर की टोटल आती है। तो रूल टू एग्जाम्पल यानी नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सिंपल बात है। इसको हम कह सकते हैं नोन टू अननोन। नोन क्या होता है, उदाहरण, या इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल जाना, विशिष्ट। उदाहरण हमेशा विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक टू जनरल। और नियम हमेशा सामान्य है, क्योंकि नियम सब पे लागू होगा, सामान्य है वो सबके लिए, a+b का होल स्क्वायर सबके लिए सामान्य है। लेकिन जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक है, जिसमें आपने, अगर मैं बात करूं रूल क्या है, कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं, हम नाउन पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमने बताया कि भाई ये एक क्या बोलते हैं, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूं, बट गर्ल की हमने बात की, तो एक जनरल सामान्य बात हो गई। लेकिन जब मैं हिमांशी की बात कर रही हूं तो वो स्पेसिफिक है। तो जब मैं हिमांशी का या निशा का एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ कि ये सब गर्ल्स के नेम है, तो मैं स्पेसिफिक टू जनरल जा रही हूँ, विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रही हूं। लेकिन जब मैं रूल बता दे रही हूं आपको, कि रूल क्या है, कि परिभाषा बता दी आपको, a+b का होल स्क्वायर पहले बता दिया, और फिर हम गए एग्जाम्पल पर। तो जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। रूल सबके लिए सामान्य है, इसलिए सामान्य से विशिष्ट की ओर। कि ऐसा एक क्वेश्चन आया था ना, कि आपने पहले क्या किया मैथ्स में, कि सबको शीट दे दी ट्राइंगल की, 4 शीट्स दी टीचर ने, और फिर पहचानने को कहा कि इनमें से राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है। तो इंडक्टिव मेथड है, पहले एग्जांपल सेट किया, बाद में आप रूल बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर पहले ही रूल बता देंगे, बाद में एग्जांपल देंगे, तो वो डिडक्टिव हो जाएगा। यही बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा नहीं चक्कर में पढ़ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, फटाफट से जवाब दीजिए। अ टीचर इज प्लानिंग टू गिव अ फ्री राइटिंग टास्क टू लर्नर्स इन क्लास 5। 5वीं कक्षा के बच्चों को एक टीचर प्लान कर रही है कि एक राइटिंग टास्क दिया जाए, जिसमें वो फ्री राइटिंग कर पाए, यानी जो उनके मन में आ रहा है वो लिख पाए, ठीक है बात। अगर इसको हम देखें, इसके बाद क्या पूछा है इन्होंने, गर्मी लग गई भाई। इसके बाद इन्होंने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस्ड ऑन मोस्ट बाय द टीचर। जब आप फ्री राइटिंग की बात करते हैं, यानी बच्चों को फ्री फ्लो में बहने देने की बात करते हैं, जो उनके मन में आ रहा हो उस पर चलने देने की बात करते हैं,
ठीक है जी। तो अगर हम यहां पे ये चीज देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? द हैंड राइटिंग ऑफ द लर्नर, यानी बच्चे की हैंड राइटिंग पे आप ध्यान देंगे जब फ्री फ्लो की बात कर रहे हैं या फ्री राइटिंग की बात कर रहे हैं। फ्री राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि मुफ्त में होती है। ये फ्री राइटिंग का मतलब है आपके थॉट पे कंट्रोल नहीं है, आपके मन में जो आ रहा है आप अपने आप को जैसे डायरी लिखते हैं, आप अपने मन से लिख रहे हैं चीजें, जो आपके मन में आ रहा है खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम हैंड राइटिंग पे ध्यान देंगे। देखिए हैंड राइटिंग मेन मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि फ्री राइटिंग में विचारों की अभिव्यक्ति पे ध्यान है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ थॉट पे ध्यान है। एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट, कि कहीं उन्होंने गड़बड़ तो नहीं कर दी किसी स्पेलिंग में। एक्यूरेट का मतलब क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है कोई, या इस तरह की कोई चीज। तो ये देखेंगे फ्री राइटिंग में महत्वपूर्ण है फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट, यानी कितने धारा प्रवाहिता से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम कितने धारा प्रवाहिता से यानी फ्लुएंसी से अपने विचार को फटाफट लिखते जा रहे हैं, बच्चे ने अपने आप को एक्सप्रेस कितना किया, अपने विचारों को अभिव्यक्त कैसे किया, वो महत्वपूर्ण है, ना कि कितना एक्यूरेट लिखा है उसने। 5वीं क्लास का बच्चा है यार, अब उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उसका एक्सप्रेशन बेटर हो, बोलने को लेके, लिखने को लेके। फ्री राइटिंग है तो लिखने को लेके, इसलिए फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट मैटर करती है कि उसके थॉट्स फ्लुएंट हैं, एक दूसरे फटाफट से आ रहे हैं उसके दिमाग में विचार, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोहेरेंट भी हैं, ठीक है ना। बना देंगे गौरी दत्ता। अगर हम बात करें बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, भाई फ्लुएंसी तो ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी 5वीं क्लास के बच्चे से एक्सपेक्ट करना गलत होगा, फ्री राइटिंग में तो स्पेशली, है ना। वहां उसके विचारों को बहने देने की जगह मिलनी चाहिए, ना कि एक्यूरेटली आप ये देखेंगे ग्रामेटिकली सही है कि नहीं है, स्पेलिंग सही है कि नहीं है, ये सब सेकेंडरी बातें हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है सर। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस, कॉमन, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आने लग गया है। पहले सिर्फ इंग्लिश में आया करता था, लेकिन अब हिंदी की पेडागोजी आपको पता है ट्रांसलेटेड है किससे? इसी इंग्लिश की पेडागोजी से, ठीक है जी। तो टॉप डाउन मीन्स अटेंड टू दी ओवरऑल मीनिंग, यानी टॉप डाउन अप्रोच होती है एक, और एक होती है बॉटम अप, जैसे हम अभी इंडक्टिव डिडक्टिव पढ़ रहे थे। तो टॉप डाउन का मतलब है, टॉप डाउन का मतलब क्या है? अटेंड टू दी ओवरऑल मीनिंग, यानी आप ओवरऑल मीनिंग एक जस्ट एक सार निकाल रहे हैं किसी कहानी से, किसी कविता से, या जिस भी टेक्स्ट से एक। व्हाट डज बॉटम अप मीन? अब इन्होंने टॉप डाउन खुद से बता दिया और बॉटम अप आपसे और मुझसे पूछ लिया। कैसे देखें फिर? पहला ऑप्शन है फोकस ऑन आस्किंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। बॉटम अप और जो टॉप डाउन अप्रोच है, इसमें छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन पूछना मुद्दा नहीं है ना। तो ये इसके बारे में है ही नहीं, ये तो अला बला कहीं और की ही बात चल रही है, जो यहाँ कनेक्टेड ही नहीं है, क्वेश्चन का कोई संबंध ही नहीं है इस बात से। फोकस ऑन दी जिस्ट ऑफ दी टेक्स्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यानी जो सार है, जस्ट है, जैसे आप मूवी का जो सार है वो 2 मिनट में आके बता देते हैं, है ना। 2.5 घंटे की मूवी आप 10 मिनट में जस्ट निकाल के बता देते हैं कि यार ये सार है इसका, और क्या अमूर्त आइडियाज हैं। देखो जस्ट की बात जब होती है एज अ होल होती है, और वो टॉप डाउन अप्रोच में आता है, ना कि बॉटम अप में। तो ये टॉप डाउन का उदाहरण है, इनको अभी समझेंगे अलग से, है ना। अभी आप ये नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया रहे कि अगर टॉप डाउन पूछा होता तो आंसर क्या होता। फोकस ऑन प्री रीडिंग, देखो प्री रीडिंग एक्टिविटीज होती है, आपको आइडिया लग जाए कि किस बारे में है ना, ये किस बारे में है टेक्स्ट, तो वो भी फिर आपका इधर ही चला जाएगा, उसका भी बॉटम अप से कोई ताल्लुक नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, फोकस ऑन दी वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ दी टेक्स्ट, यानी आप शब्दों पे ध्यान दे रहे हैं उस टेक्स्ट के। मान लीजिए कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो वर्ड मीनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, फिर वर्ड से फ्रेजेस, वर्ड्स जोड़ जोड़ करके हम फ्रेज बना रहे हैं, फिर सेंटेंस पे जाएंगे, है ना। तो ये क्या होगा? ये बॉटम अप अप्रोच कहलाती है। 50% लोग सही उत्तर इसमें दे रहे हैं। अब एक बार समझ लेते हैं बॉटम अप और टॉप डाउन में अंतर क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बॉटम अप अप्रोच की बात करें, अगर हम इसको हिंदी में भी बॉटम अप ही लिख लीजिएगा, बॉटम अप अप्रोच की बात करें और यहां हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करें, देखो जैसा कि एज द नेम सजेस्ट, टॉप डाउन यानी टॉप से डाउन। टॉप क्या होगा? होल, कंप्लीट, कंप्लीट से आप पार्ट्स की तरफ जा रहे हैं। ये अभी अभी मैं लिख रही हूं, ऐसा कहीं आपको किताब में नहीं मिलेगा। कंप्लीट टू पार्ट्स, कि आप कंप्लीट से कहां जा रहे हैं? पार्ट्स की तरफ। और अगर बॉटम अप की बात करूं तो हिस्सों से, पार्ट्स से आप किधर जा रहे हैं? एक कंप्लीट टेक्स्ट की ओर या एक होल की ओर, जो उस एक कहानी का, कविता का सार है, उसकी तरफ। कैसे होती हैं चीजें समझते हैं एक बार। अगर हम बात करें यहां पर, तो जो बॉटम अप है उसमें सिंपल सी बात है, बॉटम अप का मतलब ये आपको वर्ड मीनिंग से आप शुरू करेंगे, बॉटम से अप। तो सबसे छोटा जो बॉटम क्या है किसी भी लैंग्वेज में? अक्षर है, जिसको हम लेटर कह देंगे, ABCD, वो सीखते हैं आप पहले, है ना। तो अगर मैं कहूं लेटर्स ABCD, ये सब ABCD हिंदी है तो, और ये सब जो आपकी वर्णमाला है पूरी। अगर हम बात करें यहाँ पे लेटर्स की, फिर लेटर्स से हम कहाँ जाएंगे?
हम जाएंगे फोनीम, यानी ये लेटर मिलकर के क्या साउंड निकालते हैं, तो यानी वर्ड की तरफ चले गए हम, है ना, कि वर्ड सीखा हमने। फिर वर्ड से जब हम वर्ड सीख जाते हैं तो हम किधर जाएंगे, वर्ड, दो वर्ड्स को मिला के एक फ्रेज कैसे बना रहे हैं, फिर फ्रेजेस से हम सेंटेंस कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं, है ना, वाक्य पे जाएंगे। फिर वाक्य से हम पैराग्राफ पे जा रहे हैं, पैराग्राफ से आप स्टोरी पर जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, बॉटम से अप की ओर, यानी बिल्कुल निचले स्तर से ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं। जो बिल्कुल छोटी इकाई थी एक तरह से भाषा की, जिसको हम अक्षर कह रहे हैं, वर्ण कह रहे हैं, जो भी है, तो उससे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं पूरी स्टोरी को समझने। तो लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से स्टोरी। ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। स्टोरी कंप्लीट की तरफ आप चले गए। टॉप डाउन की वही मैं अगर बात करूं तो टॉप डाउन में हम कह सकते हैं कि टॉप डाउन का मतलब क्या है, यहां पे सिंपल कंप्लीट से शुरू करेंगे, यानी ये कंप्लीट होल है। होल का मतलब क्या है, एक स्टोरी है या एक पोएम है, वहां से शुरू किया, उसके किस पे गए आप, एक स्टोरी से पैराग्राफ पे गए, या जो भी उसमें उससे छोटी यूनिट होगी, उस पैराग्राफ से आप सेंटेंसेस पे गए, सेंटेंसेस को समझने में आपका फोकस है। फिर जब आपको सेंटेंस समझ आ रहा है, उसको आप फ्रेजेस में तोड़ रहे हैं, है ना, आपने फ्रेजेस को पकड़ा जो और छोटे होंगे सेंटेंसेस से। फिर उसके बाद आप वर्ड मीनिंग पे गए, यानी वर्ड्स पे गए। उसके बाद आप लेटर्स पे जा रहे हैं जो सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो ये टॉप डाउन मतलब एक कंप्लीट से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। भाषा को सीखने के दो तरीके हैं, एक तरह से दो अप्रोचेस हैं कि आप जब कंप्लीट लैंग्वेज से शुरू कर रहे हैं तो टॉप डाउन, टॉप से डाउन आ रहे हैं। डाउन किधर है, वर्ड से लेटर या फ्रेजेस से वर्ड्स, वर्ड से लेटर, ABCD। और अगर हम बात करें बॉटम अप की तो बिल्कुल लेटर से, जो निचली इकाई है वहां से शुरू करके आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ये बेसिक बात समझने में कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ हो तो मुझे बता दीजिए, नहीं हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बताइएगा एक बार। हाँ, जैसे सिलेबस की हम बात करते हैं तो हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट से भी फिर हम कहां जाते हैं, अलग अलग लेसन्स पे जाते हैं, लेसन से भी हम टॉपिक पे जाते हैं। तो वो क्या हो गया, वो हम बात कर रहे हैं टॉप डाउन की तरफ, ठीक है ना। और बॉटम अप क्या होगा कि आपने एक पार्ट से शुरू किया, फिर एक लेसन से आप गए यूनिट की तरफ, यूनिट से गए आप एक पूरे सिलेबस की तरफ। तो वो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो अगर जिस्ट की बात करेगा, एक पूरे स्टोरी के कंक्लूजन की बात करेगा, तो आपको पता है ये टॉप डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर बात यहां पे वर्ड्स या फ्रेजेस की तरफ जाने की हो रही है या वर्ड मीनिंग जानने की हो रही है, तो वो आपका बॉटम अप हो जाएगा। तो बॉटम अप पूछा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसको अच्छे से समझना है, एक ही सेशन में बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर इसी को अच्छे से अटेंड कर लिया तो। ठीक है जी, फटाफट से जवाब दो। आई अंडरस्टैंड मिस, चलिए जी, धन्यवाद। फटाफट से बताइए जवाब। अच्छा, धन्यवाद अंजलि, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़े। क्या हुआ, निशा नींद में है, थैंक यू रुकैया। देखो भाई, अगर हम बात करें किसकी, विच अमॉन्ग दीज इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर, यानी एक भाषा के शिक्षक की या शिक्षिका की मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुख्य जिम्मेदारी क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पहला ऑप्शन है इंस्ट्रक्टिंग दी लर्नर्स। देखिए, पेडागोजी किसी सब्जेक्ट, किसी भाषा की नहीं होती, पेडागोजी पेडागोजी होती है। इस तरह के क्वेश्चन सब जगह पे कॉमन है, कोई भी लैंग्वेज हो आपकी। तो अगर हम बात करें कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक टीचर की, तो इंस्ट्रक्टिंग दी लर्नर्स, उनको बस उपदेश देना, जी नहीं। आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे की संप्रेषणात्मक आवश्यकताएं क्या हैं, उसको अपनी बात कहने में तकलीफ कहां हो रही है, उसको वो समझे। तो हम ये कहेंगे ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो फिर भी बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हो सकता है इससे बेहतर हो। सेलेक्टिंग सूटेबल कंटेंट फॉर टीचिंग, देखिए ये सब बाद की बातें, आपने बहुत सूटेबल कंटेंट सेलेक्ट कर लिया लेकिन आप बच्चे की नीड को ही नहीं समझ पाए तो वेस्ट है वो। ग्रुपिंग लर्नर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, यानी अलग अलग क्लासेस में उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दो, वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चा कहाँ एक्टिव है, यहां एक्टिव है। बच्चे की कम्युनिकेटिव नीड्स को समझना कि उसको अपनी बात को एक्सप्रेस करने में या दूसरे की बात को समझने में तकलीफ कहां हो रही है, ठीक है ना, वो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। ऐसा नहीं कि बाकी काम आप नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्ट भी करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे, लेकिन जरूरी क्या है, बच्चे को समझना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ यंग चाइल्ड पिक्स अप अ बुक, एक छोटा बच्चा है जो एक किताब को उठा लेता है। किताब मेरे पास यहां अभी मौजूद नहीं है, बट मान लेते हैं ये किताब है। किताब को उठा लेता है एक छोटा बच्चा। होल्ड्स इट राइट साइड अप, यानी उसने इसको सीधे किया, देख रहा है, ठीक है। एंड टर्न्स द पेजेस, अब वो पेजेस पलट रहा है, समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, उसको भी नहीं पता। दीज एक्टिविटीज डिमॉन्स्ट्रेट, ये एक्टिविटीज क्या प्रदर्शित करती हैं,
बताइए फटाफट से। तो पहला ऑप्शन है एमरजेंट सॉल्यूशन स्किल्स, यानी सॉल्यूशन निकाल रहा है वो कुछ, बट उसको तो हो सकता है इतना छोटा बच्चा है कि बुक उठा करके चेक कर रहा है बस इसमें क्या हो सकता है, क्या है, क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से, कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए तो नहीं कर रहा है, ये लिखा तो नहीं है ऐसा कुछ नहीं। वैसे ये सिंपल आंसर इसका एमरजेंट लिटरेसी स्किल्स होता है, यानी इसको हिंदी में भी कुछ तो कहते हैं और ये आया हुआ है इस बार क्वेश्चन। एमरजेंट लिटरेसी स्किल्स का मतलब होता है कि एमर्जिंग, अभी सीख रहा है, अब इसको भाषा आती नहीं है, हो सकता है उसको बुक देख करके कुछ समझ में भी ना आए अक्षर एक भी, लेकिन जिसको हम कहते हैं भाई काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब पता ही नहीं है, लेकिन वो उठा करके देख रहा है, देखेगा इसमें क्या चित्र है, अच्छा इसका मतलब क्या हो सकता है, मतलब वो अपने दिमाग में अभी हो सकता है उसको पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन अभी एमर्जिंग है, यानी वो पढ़ने की तरफ, लिटरेसी की तरफ, साक्षरता की तरफ जा रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो वो उठा के किताब देखेगा, कुछ भी पकड़ के चला देगा, पढ़ ऐसे पेज पलटता मिलेगा आपको, उसको कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा। छोटे बच्चों को हम दे देते हैं ना किताबें, तो ये कहते तो हैं कि जन्म से शुरू हो जाती है, बट 4 साल तक तो बड़ी एक्टिव रहती है ये वाली स्टेज। एमरजेंट करिकुलम प्रॉपर्टीज ये सब हमारे काम की यहां नहीं है। चलिए, एमर्जिंग का मतलब ये है कि वो चीज डेवलप हो रही है अभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपकी वजह से मैम आज मैं एक टीचर हूं, क्या नाम है जी आपका? एक तो हमें ना कमेंट पढ़ने में इतनी दिक्कत होती है, रूबल कह रहे हैं, बहुत बढ़िया रूबल, और आप सभी को बधाई, जो भी लोग चाहे वो बिहार में सेलेक्ट हुए हों, केंद्रीय विद्यालय में सेलेक्ट हुए हों, या अलग अलग जगह पे पहले ही सेलेक्टेड हैं, है ना। ये बहुत ही खुशी की और प्राउड, गर्व की बात है कि शायद ही देश भर में कोई जगह ऐसी होगी जहाँ टीचर्स हों और अपने यहाँ से जो लर्नर्स थोड़े सीखे हैं, या हम सब ने जो मिलकर के साथ में सीखा है वो वहाँ ना हो, तो शायद ही ऐसा कोई स्कूल होगा। ये बहुत ही खुशी की बात है। देखिएगा एक बार, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है भाई? असर्शन और रीजन, ये आपका फेवरेट टाइप है, कथन और इसका कारण, है ना। पहले आपको कथन को चेक करना है, फिर कारण को चेक करना है, फिर दोनों को चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। ये आपका, ये क्या है, ये 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेटमेंट चेक करेंगे, फिर रीजन चेक करेंगे, फिर दोनों को चेक करेंगे एक साथ जा रहे हैं या नहीं। असर्शन क्या है? लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेजेस सिंस दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू डू सो एंड द एनवायरमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल इन इट। मतलब जो लर्नर्स हैं उनमें एक जेनेटिक क्षमता होती है, हेरिडिटी से उन्हें क्षमता मिलती है कि वो लैंग्वेज को सीख सकते हैं, एनवायरमेंट का कोई रोल ही नहीं है भाषा को सीखने में। जबकि आपको और मुझे, हम दोनों को पता है कि भैया एनवायरमेंट का, वातावरण का लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है, अहम रोल है। इवन जो कहते हैं कि जिनको हम कह रहे हैं कि जिन्होंने हेरिडिटी पे या जेनेटिक्स पे फोकस किया, जैसे बाबा नोम चॉम्स्की, मतलब लिटरली बाबा नहीं है वो, बट नोम चॉम्स्की की जब हम बात करते हैं तो नोम चॉम्स्की ये कह रहे हैं कि जेनेटिक एबिलिटी है भाषा सीखने की, लेकिन एब्जॉर्ब तो वो एनवायरमेंट से करेगा भाषा, है ना। वो भाषा को एक्वायर करने के लिए एनवायरमेंट तो चाहिए, और ये कह रहे हैं एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है। तो ऐसा कहना तो बिल्कुल व्यर्थ की बात होगी। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज एक वैक्यूम में डेवलप नहीं होती। वैक्यूम समझ रहे हैं? बिल्कुल खाली एक कमरे में आपने बंद कर दिया, बचपन से बच्चे को कोई मौका ही नहीं दिया भाषा सीखने का, तो वो मोगली बन जाएगा। अगर जंगल में है तो उनकी भाषा सीख जाएगा। एनवायरमेंट से भाषा आती है, एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। जेनेटिक एबिलिटी होती है, लेकिन एनवायरमेंट के बिना नहीं हो पाएगा। तो ये बात तो कहना बिल्कुल गलत है कि डज नॉट प्ले एनी रोल इन इट। तो ये बात फॉल्स हो गई। ए जो है अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, तो फॉल्स हो गया। रीजन क्या दिया है इसका? द लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम एनवायरमेंट हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। यानी जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, जहां बच्चों को केंद्र में रखा जाता है, उनकी एक्टिविटीज, उनकी नीड्स को समझा जाता है, वो एक ग्रेट इंपैक्ट छोड़ता है बच्चों के सीखने पे, वहां लर्निंग अच्छी होती है। ये बात सही है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अब दोनों को एक दूसरे के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो वैसे ही गलत है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 70% लोग सही उत्तर इसका दे पा रहे हैं। सिंपल बात, भाई ए गलत है, आर सही है, बात खत्म। एक दूसरे के लिए सही है नहीं सही, तीसरी शर्त हमें देखनी नहीं है, क्योंकि पहले ही 2 पे पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अ वे टू टीच रीडिंग दैट एम्फसाइजेस अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अपीयर इज। यानी एक अप्रोच है सिखाने की जो किस चीज पे फोकस करती है? मीनिंग को अंडरस्टैंड करने पे, मीनिंग को समझने पे, शब्दों के अर्थ को समझने पे, मीनिंग ऑफ वर्ड्स को समझने पे। किसमें? फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अपीयर। एक स्टोरी में कोई वर्ड आया है तो उस संदर्भ में आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है ना। संदर्भ में समझना सबसे बढ़िया है, ग्रामर सीखने के लिए भी, भाषा को सीखने के लिए भी। तो कॉन्टेक्स्ट में सीखना कहां पे आएगा? कॉन्टेक्स्ट में सीखना कहां पे आएगा? अ वे टू टीच रीडिंग दैट एम्फसाइजेस अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अपीयर। स्ट्रक्चरल अप्रोच है, क्या हम स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं? होल लैंग्वेज अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है, क्या है? कर लो ट्राई। 33% लोग सी कह रहे हैं, कमाल कर देता हूं।
देखिएगा एक बार, जो ये लोग सी पे आपका इतना फोकस है, यही हम बात कर रहे थे कि 33% लोग सी कह रहे हैं, अब बी पे आ गए। और चेंज कर लो, और 10 मिनट रुक जाते हैं, खेलते रहो, अभी चारों के बाद पांचवा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लोगे। देखते हैं एक बार, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से, है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल अप्रोच में, आप भाषा के स्ट्रक्चर पे, संरचना पे फोकस करते हैं कि कैसे बना हुआ है, कहाँ फोनीम, कौन सी वर्ब, कौन सा क्या सेंटेंस, ये सब। कम्युनिकेटिव अप्रोच में आप भाषा को सिखाते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से, बाय द यूज ऑफ लैंग्वेज, यूज के माध्यम से। वैसी बात यहां नहीं हुई है। ये कीवर्ड्स हैं जो आपको समझने होते हैं क्वेश्चन को देख करके। बॉटम अप अप्रोच, अब ये थोड़ा सा देखते हैं इसको। अ वे टू टीच रीडिंग, आप रीडिंग पढ़ा रहे हैं, दैट एम्फसाइजेस अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ऐसा नहीं हो रहा कि आप वर्ड सिखा रहे हैं फिर आप उसके बाद सेंटेंस, ऐसी कोई बात ही नहीं की इन्होंने कहा कॉन्टेक्स्ट में समझ जाओ। इसका मतलब होल लैंग्वेज अप्रोच को हम यहां फॉलो कर रहे हैं कि एज अ होल आप स्टोरी को समझ रहे हैं। हर बार आप वर्ड मीनिंग या डिक्शनरी नहीं खोल के बैठ जा रहे हैं। जब आप एक कहानी पढ़ रहे हैं तो आप कॉन्टेक्स्ट में समझ ले रहे हैं कि यार इसका मतलब शायद ये होता होगा। जैसे हम इंग्लिश मूवीज देखते हैं शुरुआत में, तो हमें सारे शब्द समझ में नहीं आते, लेकिन हम मीनिंग समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें संदर्भ में लगता है कि कोई किसी को मार रहा है या गुस्से में कोई बात कही है तो आई लव यू थोड़ी बोल रहा होगा, है ना, कुछ तो खतरनाक होगा, लड़ाई होने वाली, आप सेंस कर जाएंगे, बेशक आपको वो लैंग्वेज समझ ना आ रही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप संदर्भ में समझ जाते हैं। तो होल लैंग्वेज जैसे स्टोरी टेलिंग है, वो अपने आप में होल लैंग्वेज को सपोर्ट करती है कि आप भाषा के हाव भाव से, संदर्भ से, किस संदर्भ में वो बात हो रही है, उससे समझ जाते हैं। तो बॉटम अप यहां पे जब वर्ड से मीनिंग वो दिखाना पड़ेगा एक प्रॉपर के, एक स्टेप से दूसरे स्टेप जा रहे हैं, तब आप बॉटम अप की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज इज, यानी किस चीज की क्षमता, सोचने की क्षमता, एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, किसके बारे में बात करने की क्षमता, भाषा के बारे में बात करने की क्षमता। यानी भाषा के बारे में सोचने की क्षमता और भाषा के बारे में बात करने की क्षमता क्या कहलाती है। ये सिंपल आपका रटने वाला कह लीजिए इसको, हालांकि मैं इस शब्द को बहुत अवॉइड करती हूं, बट क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक तरह से इसको रिकॉल बेस्ड कह लीजिए आप। हम इसको कहेंगे ये फैक्ट जैसा है ना, ये डिफाइंड है, ये वैसा है कि जिसका मतलब 1+1 2 ही होगा। इसमें हम इसमें बहुत ज्यादा अपना वो नहीं लगा सकते कि अपनी मर्जी से हम इसका जवाब दे दें या कॉन्टेक्स्ट में समझ लें इसको बहुत ज्यादा। देखते हैं, द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेजेस, सिंपल डेफिनेशन है ये किसकी, मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी की, मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी की, जो 49% लोग जवाब दे भी रहे हैं। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इसी का पार्ट है, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस का ही ना। प्रोफिशिएंसी होती है आप कितने पारंगत बन गए, कितने प्रोफिशिएंट हैं भाषा के इस्तेमाल में, चाहे वो लिखने में हो, पढ़ने में हो, बोलने में हो। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, उच्चारण से संबंधित, ठीक है ना। एमर्जेंट लिटरेसी आपको पता ही है, जब आपको पढ़ना भी नहीं आता एक्चुअल में, बट आप किताबें पलट रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें अंदाजा लगा रहे हैं, छोटे बच्चे के लिए काम करती है वो चीज। द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेजेस मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी कहलाती है। मेटालिंग्विस्टिक या क्या बोलते हैं उसको, मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन का ही पार्ट है। मेटाकॉग्निशन अब आपके पेपर में हर साल में पूछा जाने लगा है, मैंने फ्री नोट्स में भी दिया हुआ है आपको। मेटाकॉग्निशन क्या है, परासंज्ञान बोलते हैं, यानी मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान, तो दिमाग के परे या थिंकिंग के परे, है ना। मेटाकॉग्निशन के अंदर ये चीज आती है, मेटाकॉग्निशन। जब हम मेटाकॉग्निशन की बात कर रहे हैं यानी परासंज्ञान, ये सीडीपी में भी आता है, परासंज्ञान यानी संज्ञान के परे, आपके दिमाग, आपके थॉट के परे, थिंकिंग के भी परे, है ना। मेटा का मतलब ये है बियॉन्ड और कॉग्निशन का मतलब यहां थॉट से है या थिंकिंग से है, तो बियॉन्ड थिंकिंग, ठीक है। यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इज नोन एज मेटाकॉग्निशन। बियॉन्ड थिंकिंग क्या है कि आप थिंकिंग के भी पीछे जाकर के आप थिंकिंग पे ही सोच रहे हैं। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। क्या है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि आपने कोई शब्द बोला और आप सोच रहे हैं यार ये शायद मैंने गलत बोल दिया, तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं और फिर से उस पर सोच करके, मान लीजिए आप फेल हो गए पेपर में, तो आपने स्ट्रेटेजी बनाई कि मैंने पिछली बार कौन सी गलतियां की थी। आप सोच रहे हैं, सारी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, फिर एक नया प्लान बना रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया मेटाकॉग्निशन में आती है कि आप अपनी थिंकिंग पे, अपनी गलतियों पे भी आप सोच रहे हैं। अब इस मेटाकॉग्निशन के अंदर ही आती है एक मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस। इसको देख लेते हैं एक बार, चार्ट से भी समझ लेंगे। अगर हम बात करें यहां पर, ये एक बेसिक सा चार्ट है क्योंकि इतना आपको पता होना चाहिए। एक बार को क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अगर आपसे मजे ही लेने हो, एग्जामिनर को थोड़ा सा मुश्किल बनाना हो, तो कहा जा सकता है कि मेटाकॉग्निशन यानी परासंज्ञान, इसके अंदर एक चीज क्या है, मेटालिंग्विस्टिक्स। इसमें और भी बहुत सारी चीजें, मेटा मेमोरी, मेटा लर्निंग, मेटा अटेंशन, मेटा सोशल कॉग्निशन, इन सब पे हम नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन हम मेटाकॉग्निशन के अंदर क्या चीज है, एक मेटालिंग्विस्टिक मेटाकॉग्निशन से जुड़ा हुआ है। मेटालिंग्विस्टिक्स यानी पराभाषात्मक या भाषा, जो भी आप कहना चाहें इसको हिंदी में। इसके अंदर मेटालिंग्विस्टिक्स के अंदर क्या होता है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आपकी आ जाएगी। सिमेंटिक, सिमेंटिक क्या होता है, मीनिंग सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा बात का,
जैसे हम भारत में ज्यादातर लोग क्या कह देते हैं कि भाई वो फलाने एक्सपायर हो गए उनके दादाजी, तो व्यक्ति थोड़ी एक्सपायर होता है, दवाइयां एक्सपायर होती हैं, चीजें एक्सपायर होती हैं, दूध जो आजकल आता है पैकेट में वो एक्सपायर होता है, इंसान की थोड़ी एक्सपायरी डेट आती है कि 25 दिसंबर को निकल जाना था उनको, है ना। तो ये क्या है, सिमेंटिक गलती है कि हम मीनिंग या सेंस, मतलब सेंस गलत बन रहा है वहां पे, उसका मीनिंग, वो वर्ड वहां यूज होना ही नहीं चाहिए था। सिंटैक्टिक क्या है, रूल्स में गड़बड़ है कि आपने जहां पे फर्स्ट फॉर्म लगनी थी वहां सेकंड फॉर्म लगा दी, या इस तरह की चीजें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। प्रैग्मेटिक होता है, इस पे भी क्वेश्चन, इन चारों पे क्वेश्चन आते हैं आपके हर बार। प्रैग्मेटिक होता है कि आप लैंग्वेज को यूज कैसे कर रहे हैं, आपको पता है जब मैं निशा से बात कर रही हूं तो मैं कैसे बात करूंगी, अपनी मदर से बात करूंगी तो कैसे बात करूंगी, किसी प्रोफेसर से बात करूंगी तो कैसे बात करूंगी, किसी और से बात करूंगी तो कैसे बात करूंगी, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये क्या हुआ, ये प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग है, लैंग्वेज को प्रैग्मेटिकली प्रैक्टिकली यूज करने से संबंधित है कि आप किसके सामने कैसी बात करते हैं। जो जिस तरह से जो टोन आपके अपने दोस्तों में होती है वैसी घर पे नहीं होती, जैसे घर पे होती है वैसे स्कूल में नहीं होती, जहां आपका वर्क प्लेस है वहां पे आप डिफरेंट होते हैं। तो यही है प्रैग्मेटिक अप्रोच। सिंटैक्टिक है रूल से संबंधित, सिमेंटिक है आपका मीनिंग या सेंस से संबंधित, वो जो एक्सपायरी वाला एग्जांपल दिया। फोनोलॉजिकल है कि आप प्रोनाउंसिएशन पे ही फोकस्ड हैं या साउंड पे, लैंग्वेज की किन शब्दों से मिलकर कौन सी साउंड बनती है, किस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, है ना। तो ये मेटा लिंग्विस्टिक्स में आएगा। और मेटा लिंग्विस्टिक्स किस में आते हैं, मेटा कॉग्निशन में। तो अगर पूछ ले आपसे कि मेटा लिंग्विस्टिक्स के अंदर कौन से पार्ट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए फोनोलॉजिकल, सिमेंटिक, सिंटैक्टिक और प्रैग्मेटिक। ये चारों आपको पहले से पता है, या मैं मैराथन में भी बता दूंगी, लेकिन बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मेटा लिंग्विस्टिक्स के अंदर आते हैं और मेटा लिंग्विस्टिक मेटा कॉग्निशन के अंदर आएगा, या रिलेटेड है उससे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए पोल में फटाफट से, थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। खैर मेरा फोकस इस बात पे कि ये 30 क्वेश्चन से आपका अच्छा एक प्रिपरेशन हो जाए। पता नहीं इंग्लिश पेडागोजी का दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बट हाँ मेरा ये है कि मैं एटलीस्ट एक मैराथन सेशन तो जरूर लूँ, ठीक है ना। हाँ सीडीपी में भी कराया था ना रवि, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अ मदर आस्क्ड द टीचर ऑफ क्लास सेकंड, दूसरी क्लास के क्लास टीचर से या टीचर से एक माताजी ने पूछा हाउ इट वॉज पॉसिबल फॉर हर चाइल्ड टू समटाइम्स से थिंग्स दैट शी हैड नेवर हर्ड एनी अडल्ट्स और सिबलिंग्स से, हाउ इज इट पॉसिबल। यानी एक दूसरी क्लास का बच्चा है या बच्ची है, उसकी माताजी स्कूल में गई, उसकी टीचर से बात कर रही हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में मान लीजिए, और उनको कह रही हैं कि टीचर जी आप ये बताइए कि जो मेरी बच्ची है वो ऐसे ऐसे शब्द बोल लेती है, ना तो हमारे आस पड़ोस में कोई बोलता है, ना तो उसने उन शब्दों को सुना है कहीं, है ना उसके भाई बहन बोलते हैं वो शब्द, पता नहीं कहां से बोलती है, ये पॉसिबल कैसे है। अब यहां पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, भाई उचित जवाब बताइए इस बात का कि बच्ची नए शब्द कहां से ला रही है। तो आपको पता है नॉम चॉम्स्की को याद कर लीजिए, क्या होती है हमारे अंदर, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, एक एबिलिटी है, इनेट क्षमता है, इनेट एबिलिटी है, आंतरिक क्षमता है ह्यूमंस में लैंग्वेज को या ग्रामर रूल्स को जनरेट करने की। चलिए फिर भी समझते हैं क्या कहानी है। एज पर द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच चिल्ड्रन कैन इन्वेंट न्यू लैंग्वेजेस, यानी बच्चे क्या हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, जो प्याजी कह रहे हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो रचनात्मक होते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग कहते क्या है, बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, मतलब बच्चा एक्टिव है और वो ज्ञान का निर्माण कर रहा है और इन्वेंट कर सकते हैं नई भाषा को। चलो देखते हैं। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेजेस ओनली बाय इमिटेटिंग एडल्ट्स, कि नहीं भाई वो तो सिर्फ नकल करके सीखते हैं, तो नकल करके सीखते हैं तो नई शब्द कहां से ला रहे हैं जो उन्होंने सुने भी नहीं है। द ह्यूमन ब्रेन इज इनेटली वायर्ड टू लर्न लैंग्वेजेस, यानी जो हमारा मानव ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो आंतरिक रूप से वायर्ड है भाषा को सीखने के लिए, तो वो नए रूल्स जनरेट करता है जो बाबा नॉम चॉम्स्की कहते हैं, ठीक है ना, ये बात सही है। और इसको क्या कहते हैं हम, इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट ना कह के इनेटिस्ट थियोरी कहते हैं, जो नॉम चॉम्स्की वाली थियोरी है। अ चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज व्हेन वी रीइंफोर्स, तो ये तो स्किनर वाली बात हो जाएगी कि आप बच्चे को पुनर्बलन कर रहे हैं, वो तुतला के कुछ बोल रहा है, आप कह रहे हैं शाबाश बच्चे, तो वो अगली बार और सही से बोलेगा, है ना। ये बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, ये इमीडिएट वाली भी। अगर हम देखें एज पर द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच चिल्ड्रन कैन इन्वेंट न्यू लैंग्वेजेस, अगर बात होती कि नए शब्द बना रहे हैं या कुछ और, तब तक ठीक था, लेकिन नई भाषाएं बनाना ये यहां पे गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। तो यहां पे सी ऑप्शन सही है, क्योंकि नई भाषाएं नहीं बना रहे हैं बच्चे, वो नए शब्द बना रहे हैं। तो द ह्यूमन ब्रेन इज इनेटली वायर्ड टू लर्न लैंग्वेजेस, यानी हमारा ब्रेन जो है वो वायर्ड है, नई जो भाषाएं हैं उसको हम सीख पाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और उसमें नए नए शब्द हम बोल पाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अ टेक्निक यूज्ड टू फैसिलिटेट अर्ली लिटरेसी which involves an adult and a child looking at a book together while the adult asks questions and encourages a dialogue followed by switching roles so that the child asks questions to the adult is called, यानी एक अर्ली लिटरेसी मतलब जल्दी बच्चा समझ पाए, सीख पाए, जो भाषा के 4 कौशल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उनकी तरफ बढ़ पाए। विच इन्वॉल्व्स
एन अडल्ट, एक दादी है, नानी है घर में, या टीचर है, कोई भी हो सकता है। एक अडल्ट है और एक बच्चा है, दोनों एक बुक को पढ़ रहे हैं या बुक की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। वाइल द अडल्ट आस्क क्वेश्चंस, अडल्ट ने पूछा अच्छा तुमको क्या समझ में आ रहा है, ये स्टोरी में जो ये पिक्चर्स लगी हैं इनको देख के क्या समझ में आ रहा है। बच्चे ने बताया कुछ, फिर बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, फिर अडल्ट बात कर रहे हैं, मतलब संवाद हो रहा है। संवाद मतलब डायलॉग, और रीडिंग भी इंक्लूडेड है यहाँ पे क्योंकि बुक आ गई है बीच में। तो ये क्या कहलाएगा, डायलॉगिक रीडिंग कहलाएगा, है ना। डायलॉगिक रीडिंग या डायलॉजिक, लॉजिक तो नहीं बनना चाहिए, डायलॉगिक रीडिंग ही कहेंगे इसको, प्रोनाउंसिएशन जो है। स्टोरी टेलिंग सिर्फ तब होती है जब बीच में किताब की बात ही ना हुई होती, तो ये स्टोरी टेलिंग बन जाता है यहाँ पे। खैर उधर नहीं जाएंगे हम क्योंकि आपका भरोसा नहीं है, अगली बार क्वेश्चन कुछ और पूछेगा, आप सोच लेंगे अच्छा किताब नहीं है, चलो स्टोरी टेलिंग लगा देते हैं। मॉडल रीडिंग होता है टीचर ने आपको पढ़ के सुनाया सही उच्चारण के साथ, और आप उसको फिर बाद में बच्चा कोई और पढ़ रहा है टीचर के पीछे पीछे। शेयर्ड रीडिंग होती है, बच्चे ग्रुप में पढ़ रहे हैं। चलिए खैर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर, देखिएगा एक बार क्या पूछा है क्वेश्चन में। अ टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स, यानी आपके भाषा के 4 मुख्य कौशल होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सूबो पाली कहते हैं इनको, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल हैं। सीक्वेंस इनका ये रहे तो बेहतर है, सिर्फ यही नहीं होता, सीक्वेंस में ही नहीं सीखे जाते, बट सीक्वेंस में सीखे जाने चाहिए, साइकोलॉजिकली बेटर रहता है, ठीक है ना। LSRW की हम बात करें तो लिसनिंग को बेटर कैसे करें, यानी सुनने की क्षमता के वो सुन के ज्यादा बेहतर समझ पाए, इसको बेहतर कैसे करें ये पूछा है। मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू एवरीथिंग दे हियर पैसिवली, पैसिवली क्या मतलब ध्यान ही नहीं है आपका और उस पर वो ध्यान, मतलब उसको सुन के बताएं, जिस चीज पे ध्यान नहीं है उसको कैसे सुन के बताएंगे। तो पैसिव तो हमें पता है ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। स्पीकिंग कॉन्टिन्यूअसली टू लर्नर्स बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड, यानी बच्चे से लगातार बोलते रहो, चाहे क्लास में हो क्लास के बाहर हो। चलो देखते हैं क्या है, ठीक है ना। और मोहम्मद रेहान पढ़ लो भाई। अगर हम बात करें फोकसिंग, बाकी धन्यवाद, फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल्स विदाउट एसोसिएटिंग देम विद अदर लैंग्वेज स्किल्स, यानी सिर्फ लिसनिंग पे फोकस कराओ, सुनने पे फोकस है, ना बोलने पे फोकस, ना लिखने पे फोकस, ना ही आपका पढ़ने पे फोकस, जबकि ये चारों स्किल्स इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और इनको साथ में सिखाना चाहिए, अच्छा रहता है। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू लिसन टू अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सोर्सेज एंड पीपल एंड एंगेजिंग इन अदर लिसनिंग एक्टिविटीज। अब आपको पता चल गया, एक तो पुराने जमाने में एक लॉजिक हुआ करता था कि जो पेडागोजी में ज्यादा बड़ा ऑप्शन लगे वही सही है, हालांकि सब जगह पे लागू नहीं होता बट इस पे लागू होता है। और इसका मतलब क्या है कि हमें सिंपल ये देखना है, जो मेरा फंडा है जो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है। तो बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है 4th ऑप्शन में। स्पीकिंग कॉन्टिन्यूअसली टू लर्नर्स बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड क्लासरूम। तो ये थोड़ा बहुत लॉजिकल साउंड नहीं कर रहा कि आप मतलब बच्चों को क्या पागल कर देंगे बोल बोल के, क्लास में भी क्लास के बाहर भी, जब इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है कि आप अवसर क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू लिसन टू अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सोर्सेज, लैंग्वेजेस नहीं लैंग्वेज सोर्सेज, कि वो रेडियो पे भी सुन रहे हैं यानी FM भी सुन रहे हैं, वो टीवी में भी सुन रहे हैं, जब वो कोई मूवी देख रहे हैं तो वो सुन भी तो रहे हैं, माँ बाप को बात करते हुए सुन रहे हैं, स्कूल में कोई ड्रामा या प्ले हो रहा है तो वो भी सुन रहे हैं, वो टीचर को भी सुन रहे हैं, तो वेरियस सोर्सेज से, यूट्यूब से भी सुन रहे हैं, कहीं और से भी सुन रहे हैं, तो ये वेरियस सोर्सेज से बच्चे सुन रहे हैं और एंगेज कर रहे हैं लोगों के साथ जहां पे लिसनिंग एक्टिविटीज हो रही है, 4 लोगों को सुन भी रहे हैं, तो ये ज्यादा बेहतर है, बच्चा यहाँ ज्यादा एक्टिव है तो ज्यादा बेहतर सीख पाएगा आपकी लिसनिंग स्किल को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। अच्छा हमें ये पता है, एक मिनट रुकना, पोल मत देना, ये चीज मैं एक और बार यहीं पे बता देती हूँ, अगर आपने पुरानी मैराथन देखी होंगी तो मैंने बताया है। LSRW की अगर मैं बात करूं, आपको पता है लिसनिंग यानी सुनना। अब लिसनिंग और रीडिंग क्या है, इनको हम पैसिव कह देते हैं या रिसेप्टिव स्किल्स हैं, ग्रम्यात्मक कौशल हैं जिसमें आप ग्रहण करते हैं, या पैसिव स्किल्स कह दीजिए कुछ हद तक, कि यहाँ पे आप उतने एक्टिव नहीं होते जितने आप बोलने और लिखने में होते हैं। इनको हम कहते हैं एक्टिव स्किल्स या प्रोडक्टिव स्किल्स, जहां आप भाषा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। इतनी बात क्लियर, तो ये हमें ध्यान रखना है। स्पीकिंग और राइटिंग में इसको सक्रिय कौशल कहते हैं भाषा के, और लिसनिंग और रीडिंग को हम रिसेप्टिव या ग्रम्यात्मक कौशल कहते हैं, जबकि इसको उत्पादक कहेंगे जिसमें बच्चा एक्टिव है। चलिए खैर, और ये इंटर रिलेटेड है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन यानी एक कथन है, फटाफट से पढ़ के समझते हैं, है ना। सिंपल 3 स्टेप, कथन सही है, अगर सही है तो रीजन सही है, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है, 3 स्टेप हैं। असर्शन पढ़ते हैं। एक्यूरेसी इन लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द प्राइमरी लेवल, कक्षा 1 से 5 के लेवल पे बच्चे को एक्यूरेट होना जरूरी है भाषा में। एक्यूरेट समझ रहे हैं, वो एकदम सही सही स्पेलिंग लिखे, सही से प्रोनाउंस करे, सब कुछ सही से सटीकता से भाषा का इस्तेमाल करे, एक्यूरेसी का मतलब है। प्राथमिक स्तर पे एक्यूरेसी पे फोकस नहीं होता, फ्लुएंसी पे या अपने आप को एक्सप्रेस करने पे फोकस है।
अगर हम बच्चों को कहेंगे तुम गलती ही नहीं कर सकते प्राइमरी लेवल पे, तो वो सीख ही नहीं पाएगा, और यहीं पे एक्यूरेट हो जाएगा तो आगे के जीवन में क्या करेगा, फिर तो आ गया सब कुछ उसको। तो मतलब ये सेंस नहीं बनाता, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अब अगर हमें रीजन देखना भी ना हो तो हम सिंपल देख सकते हैं ए इज फॉल्स, बोथ ए एंड ए इज ट्रू। नहीं, हमें पता है एक ही आंसर, बस आपको एक ही से आंसर मिल गया कि ए फॉल्स है और वो ऑप्शन एक ही जगह मैच हो रहा है, बट इतने एडवेंचर आप मत कीजिएगा, मुझे आदत हो रही है। देखिएगा रीजन, देखते हैं इसका। ग्रामर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्राइमरी करिकुलम, यानी ग्रामर जो है, व्याकरण जो है, वो आंतरिक तत्व है प्राथमिक पाठ्यचर्या का। देखिए आंतरिक तत्व का मतलब क्या है, आप संदर्भ में तो ग्रामर सीखते ही हैं, जब आप कोई कहानी, कविता, नाम सुन रहे हैं, कोई अर्थ सुन रहे हैं किसी चीज का, तो ग्रामर तो आप कहीं ना कहीं सीख ही रहे हैं इनडायरेक्टली। तो ये बात तो सही है बी, लेकिन यहां आपको कॉन्टेक्स्ट में सिखा देना है, लेकिन ए गलत है, तो इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। थियोरेटिकल पोजीशंस एंड बिलीफ्स अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज, द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ टू पेडागोजिकल सेटिंग्स इज, यानी ये बिल्कुल अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो एकदम डिफाइंड है, इसमें मैं और आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें क्या पूछा, थियोरेटिकल पोजीशंस, यानी थियोरी में जो पोजीशंस हैं या बिलीफ्स हैं किसी एक भाषा की प्रकृति के बारे में या सीखने के बारे में, उस भाषा को एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ टू पेडागोजिकल सेटिंग्स इज, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कुछ भी हो, लेकिन इसकी सिंपल डेफिनेशन है किसी चीज की, और ये किस चीज की डेफिनेशन है? अप्रोच की डेफिनेशन है। ये राजस्थान में भी एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा जा चुका है इंग्लिश वाले सेक्शन में, ये आपसे सीटेट में भी पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। मतलब थियोरेटिकल पोजीशंस या थियोरेटिकल बिलीफ्स जो है उनको क्या कहते हैं, तो अप्रोचेस होती हैं। जैसे रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? एक अप्रोच है जिसमें कुछ मेथड्स होंगे, है ना, उसके अंदर मेथड्स क्या है? जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म में अगर हम बात करें डिस्कवरी लर्निंग, जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है ब्रूनर का, उसमें एक तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या हो गई? एक अप्रोच हो गई रचनावाद, कि आपको बच्चे को एक्टिव रखना है, ये है, एक थियोरी हो गई पूरी। उस थियोरी या उस स्कूल के बाहर क्या है, उस मतलब उसके अंदर क्या है? कुछ मेथड्स होंगे, जैसे डिस्कवरी लर्निंग हो गया कि बच्चे को डिस्कवर करके सिखाओ। उस मेथड को भी अप्लाई करने की कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं, हर व्यक्ति की डिफरेंट हो सकती हैं, वो भी उसमें मतलब थोड़ा बहुत अंतर आप कर सकते हैं। वो तरीके जो हैं अप्लाई करने के, उनको हम टेक्निक कहते हैं। या फिर किसी भी अप्रोच को भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं वो टेक्निक कहलाएगी। सिलेबस आपको पता ही है, एक पार्ट है जिसको रिटर्न पार्ट होता है बेसिकली, जिसमें आपको पता है कुछ चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, कंटेंट अगेन सेम ही बात है, सिलेबस से रिलेटेड है। तो अप्रोच इज द राइट वर्ड, कि जो थ्योरेटिकल बिलीफ्स हैं उनको अप्रोच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, एक क्वेश्चन असेसमेंट पे आता ही है। रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कराएंगे भाई मैराथन, एसएसटी की क्वेश्चंस की करा देंगे अदर टीचर्स से, डोंट वरी। देखा है अशीम, मैं कोशिश करूंगी कि मौका मिला तो मैं करा दूंगी वो वेस्ट बंगाल वाला भी। देखिएगा, नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, यानी चेंज नहीं कर सकते फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को। भाई फॉर्मेटिव तो होता ही है इंप्रूवमेंट के लिए, फीडबैक के लिए। बी ऑप्शन है, व्हाट इज हैपनिंग इन दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या हो रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ये जानने के लिए। रिलेटेड टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट, सिर्फ जानने के लिए नहीं, फीडबैक, चेंज क्या कर सकते हैं, सुधार क्या ला सकते हैं। तो रिलेटेड टू ऑनगोइंग यानी ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। रिलेटेड टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट, जब आप पोल में जवाब दे रहे हैं तो आपका इवैल्यूएशन या आपका आकलन तो हो रहा है, असेसमेंट तो आप, ये एफए ही है, फाइनल पेपर नहीं है, लेकिन आपको फीडबैक मिलेगा ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट। अगर आप गलती कर रहे हैं मैं अभी बता दूंगी, जो समझ नहीं आ रहा होगा उसको ठीक कर दूंगी। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट, वो भी ऑनगोइंग, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है। जब एंड में हो तो वो समेटिव इवैल्यूएशन बन जाएगा, ऐसे जिसको हम कहते हैं, वो जजमेंट के लिए होता है, ये फीडबैक के लिए होता है। कैरिड आउट एट अ प्री स्पेसिफाइड और पर्टिकुलर स्टेज इन द कोर्स, नहीं, वो फिर आपका ऐसे होता है कि हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम, ये साल भर FA1 FA2 ये सब चलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, चूज द स्ट्रेटजी दैट मैचेस द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिया और आपको पहचानने कि इसमें कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल हुआ है। पहला ऑप्शन है, आई फोकस ऑन द लैंग्वेज आई यूज टू मेक श्योर इट इज करेक्ट, यानी मैं अपनी भाषा पे अपनी भाषा पे फोकस करता हूं। आई फोकस ऑन द लैंग्वेज आई यूज, मतलब जो मैं भाषा बोल रही हूं मैं उस पर फोकस्ड हूं कि मैं सही बोल रही हूं कि गलत बोल रही हूं। टू मेक श्योर इट इज करेक्ट, ये मेक श्योर करने के लिए, ये प्रमाणित करने के लिए कि ये सही है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने किसी सेशन में मैं बोल रही थी कि डिस्पाइट ऑफ मेरे मुंह से निकल गया था, है ना, यानी डिस्पाइट ऑफ मैंने बोला था, उसको विद इन सेकेंड्स करेक्ट कर लिया था, या डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं करते, ये हमने बेसिक पढ़ा है। भाई इंग्लिश हमारी मदर टंग तो है नहीं, ठीक है ना, और इस पे हमने काम ही किया है, मैंने खुद हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है इतने साल। तो अगर हम देखें बाद में जाकर के चेंज हुई चीजें, तो अगर हम देखें डिस्पाइट ऑफ, तो ये हम यूज नहीं करते। तो ये क्या है, मैं अपनी ही लैंग्वेज को लेकर के फोकस कर रही हूं कि क्या भाषा में इस्तेमाल कर रही हूं, इस पे मेरा फोकस है।
टू मेक श्योर व्हाट, कि ये सही है या नहीं है। हम इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं, डिस्पाइट को ऐसे यूज कर लेते हैं, सिंगल बेचारा है ना, इसको ऑफ की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ, आप जब फोकस हैं, ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि कई बार आप भाषा बोल रहे हैं फिर आप उसको करेक्ट करते हैं, नहीं ये नहीं ये है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। इसका मतलब आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग, और ये एक तरह से मेटा कॉग्निटिव एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। मेटा लिंग्विस्टिक्स में भी आप उसको जोड़ सकते हैं, यानी सेल्फ मॉनिटरिंग, यानी बच्चा खुद से ही मॉनिटर कर रहा है। लैंग्वेजिंग होता है जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा का या मल्टीपल लैंग्वेजेस का क्लासरूम में यूज हो रहा हो। ये मल्टीलिंगुअलिज्म में या बाइलिंगुअलिज्म में यूज होता है। मेमोराइजिंग तो सीधा रटता है, रिवाइजिंग आपको पता ही है जब आप पुनरावृत्ति कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा फटाफट से, 30 क्वेश्चन करने हैं, हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अब। स्टूडेंट्स इन क्लास 2 सिंग अ सॉन्ग, कक्षा 2 के विद्यार्थी जो हैं गाना गाते हैं। हेड एंड शोल्डर्स, नीज एंड टोज। अब ये नीज एंड टोज तो मैं कैसे दिखाऊं, गिर जाऊंगी अगर मैं ऊपर नीचे सर और पैर ऊपर कर लूंगी तो। मतलब क्या है, दे टच द करेक्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी एज दे सिंग द सॉन्ग। जब वो ये कह रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर्स, एड नहीं चल रहा वो हेड एंड शोल्डर्स वाला शैम्पू का, है ना, ये सिंपल क्लास में एक सॉन्ग गा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं हेड एंड शोल्डर्स। तो जब वो हेड एंड शोल्डर कह रहे हैं तो हेड को टच कर रहे हैं हेड के टाइम पे, और शोल्डर को टच कर रहे हैं शोल्डर कहते हुए। समझ गए ना क्या कहानी है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कि जब आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्लासरूम में कुछ भी पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, कविता गा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आप अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्टिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। इस पे देख लो, एक दूसरा क्वेश्चन है आज ही के सेशन में, और हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी दोनों में आया हुआ है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमें समझना है, और इसको हम संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया कहते हैं हिंदी में। एक्लेक्टिक होता है मिक्स एंड मैच ऑफ मल्टीपल मेथड्स और अप्रोचेस, कि हम कई मेथड्स को एक साथ यूज कर रहे हैं। ऑडियो लिंगुअल है आपका, आर्मीज यूज करती थी इसको, कि आप कुछ वर्ड्स को बिल्कुल पक्का कर लेते हैं और दूसरी भाषा को सुन के थोड़ा सा। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आप प्रॉपर यूज करके सीखते हैं भाषा को, ये अच्छा होता है, CLT कहते हैं इसको। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि बच्चे जिस पार्ट को गा रहे हैं तो उसको टच करके भी देख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा कैसे हो जाएगा साहिबा, बिल्कुल आती होंगी यार वीडियोस, मैं सेशन ले चुकी हूं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स टू आंसर 5 क्वेश्चंस अबाउट वोकैबुलरी फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट, देन दे एक्सचेंज क्वेश्चंस विद अनदर ग्रुप एंड ट्राई टू आंसर दी क्वेश्चंस। यानी बच्चे ग्रुप, मान लीजिए ग्रुप ए है जिसमें 4 बच्चे हैं, ग्रुप बी है जिसमें अगेन 4 बच्चे हैं, और ऐसे अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। 5 ग्रुप है मान लीजिए 4-4 बच्चों के, या क्लास को ग्रुप में बांट दिया हमने। 5 क्वेश्चंस हैं अबाउट वोकैबुलरी, कि भाई इसको, इसका मतलब ये होता है, एलिफेंट का मतलब हाथी है, ये है वो है। 5 क्वेश्चन है वोकैबुलरी के बारे में। अब क्या हुआ, आंसर करने को कहा गया ग्रुप ए को फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट, पुरानी यूनिट जो उन्होंने पढ़ी थी उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस थे। दे एक्सचेंज क्वेश्चंस, अब ग्रुप ए ने ये वाले क्वेश्चंस अपने एक्सचेंज कर लिए, बी को दे दिए विद अनदर ग्रुप एंड ट्राई टू आंसर दी क्वेश्चंस। अब इनको कहा ग्रुप बी वालों को कि तुम कोशिश करो जवाब देने की इन क्वेश्चंस का, यानी पीयर असेसमेंट। आप, मैंने कुछ याद किया और मैं अपने दोस्त को कह रही हूं सुन ले भाई, और फिर मैं उससे सुन रही हूं, तुम बताओ इसका मतलब क्या होता है। यानी पीयर्स, यानी साथी समूह, क्लासमेट्स, दोस्त जो भी है उनको हम पीयर्स कहते हैं, सहपाठी। वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं, ग्रुप से एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं। पीयर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट होता है जब आप खुद से ही खुद का आकलन कर रहे हैं कि भाई मेरे कितने बन रहे हैं मॉक टेस्ट में। इसको असेसमेंट एज लर्निंग में भी डाल देते हैं, और एज लर्निंग में ही पीयर असेसमेंट भी आ जाता है। फीडबैक तो होता है प्रतिपुष्टि, तो ये तो टीचर से लेंगे आप। रीडिंग असेसमेंट तो अगेन कि पढ़ने का आकलन। तो यहाँ पे अब आपको पता है कि आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, बहुत बढ़िया अदिति, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 360 डिग्री असेसमेंट की बात कर रही है आज की डेट में, है ना। होलिस्टिक असेसमेंट, यानी आकलन भी आपका सर्वांगीण होना चाहिए, ऑलराउंड आकलन, सिर्फ आपका पेन पेपर टेस्ट नहीं, आपका दिमाग, दिल, शरीर सबको इंक्लूड कर लो। होलिस्टिक असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नए तरीके से पूछा जा सकता है। होलिस्टिक असेसमेंट ये CDP से लेके हर जगह काम आएगा। होलिस्टिक असेसमेंट, या हम इसको कह दे रहे हैं 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड या 360 डिग्री असेसमेंट। इसमें क्या है भाई कि बच्चे का सेल्फ असेसमेंट, वो खुद को कितने नंबर देगा किसी चीज में, वो भी इसमें शामिल है ना। पीयर्स, उसके साथी कितना उसको नंबर दे रहे हैं किसी चीज में, नंबर मतलब क्या फीडबैक दे रहे हैं, कितना उसको रेट करेंगे। टीचर्स कितना उसको रेट करेंगे, या टीचर्स का क्या फीडबैक है। तो इसमें ये 360 डिग्री हो गया, सब इंक्लूड हो गए, है ना, आकलन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, फटाफट से पढ़ के जवाब दीजिएगा।
है ना, इतनी रात में आप बने हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए इसी बात पे। आई लाइक इट व्हेन द टीचर गिव्स मी अ कार्ड with a word or phrase on it and I have to act it out for the rest of the class so that they guess the word। वो समझ गए, डम शराट खेला होगा किसी ने, देखा होगा मूवीज में, है ना, कि भाई 2 वर्ड होंगे, ऐसे होगा, फिर आप एक्टिंग करते हो। कोई मूवी बताना, एक तो मेरी एक्टिंग स्किल्स तो महान ही है। एनिमल की एक्टिंग, ओहो हाँ, तो मान लीजिए मेरे पास एक कार्ड है, मैंने एक बच्चे को, मतलब मैं बच्चा हूँ वो क्लास का जिसको एक कार्ड दिया गया है ना। अब हो सकता है उस पर एक एलिफेंट का चित्र बना हो, तो मैं हाथी की तरह कुछ तो सूंड हिलाने की कोशिश करूंगी, कुछ और करूंगी, हाँ ये पकड़ के, और इस तरह से मैं एक्टिविटीज करूंगी। बच्चों को खुद से पहचानना है कि क्या है उसमें, ठीक है ना। फाइंड द लर्नर्स कमेंट्स विद द लर्नर्स प्रेफरेंसेस लिस्टेड बिलो। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई एम काइंस्थेटिकली इन्वॉल्व। यानी जब मैं फिजिकल एक्टिविटी करके कोई चीज करता हूं तो मुझे याद रहती हैं चीजें, बिल्कुल याद रहेंगी। सही बात है, बच्चा एक्टिव है, फिजिकली भी एक्टिव है। काइंस्थेटिकली का मतलब क्या है, बॉडी से एक्टिव है वो। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई सी इट, सिर्फ देख के नहीं, सबसे ज्यादा आप करके सीख रहे हैं ना, यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई हियर इट। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मेमोराइज, याद करता हूं। नहीं, सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा यहाँ, उसके बाद विजुअलाइज करने पे, सी पे, फिर हियरिंग। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और वैसे भी इसमें जब बच्चा कोई एक्टिविटी करके दिखा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वो फिजिकली एक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भाई, एक असर्शन है और एक रीजन है। फटाफट से चेक करते हैं। ऑल चिल्ड्रन हु एंटर स्कूल आर कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर्स अकॉर्डिंग टू देयर एज। यानी वो सभी बच्चे जो भी स्कूल में आते हैं, यानी पहली कक्षा में आप कब बैठ रहे हैं, 6 साल का बच्चा, और उसको भाषा इस्तेमाल करनी अच्छे से आती है अपनी उम्र के अनुसार। 6 साल के बच्चों को अपनी बात कहना, सुनना, जो भी उसकी मातृभाषा होगी, मदर टंग होगी, वो उसको आती होगी। सही है ये बात, ट्रू है एकदम, ए इज ट्रू। रीजन क्या दिया है इसका, क्यों आती होगी, ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी दे आर अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज। अब ये गड़बड़ हो गई, ये कह रहे हैं कि उनको भाषा तो आती है जब वो स्कूल में आ रहे हैं, अपनी भाषा उनको अपने एज के हिसाब से आती है, लेकिन ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, एक क्लास में बहुत सारे तरह तरह के बच्चे हैं, कई संस्कृति, कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे, तो वो अनेबल होते हैं अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने में, अपने आप को वो प्रदर्शित कर नहीं पाते। देखो ऐसा हो सकता है कभी कभार, लेकिन हम यहाँ पे डाइवर्सिटी को, मल्टीलिंगुअलिज्म को, बहुभाषावाद को, कि एक क्लास में मल्टीपल भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे, मल्टीपल संस्कृति से बच्चे होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। इस बात को हम एक एसेट, एक रिसोर्स मानते हैं, ना कि इसे एक प्रॉब्लम मानते हैं। इस वजह से नहीं वो अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कई सारी भाषाएं हैं, नहीं, हम इसको रिसोर्स मानते हैं। तो ये फॉल्स हो गया, तो ए इज राइट बट आर इज फॉल्स। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। मंजीत एक बच्चा है, फटाफट से पढ़ेंगे। मंजीत ऑफ क्लास 5 स्पीक्स इन डिफरेंट वेज टू हिज टीचर, टू हिज फ्रेंड्स। यानी मंजीत कक्षा 5 का बच्चा अपने टीचर से अलग तरीके से बात करता है। क्लासरूम में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, है ना। फ्रेंड्स से अलग तरीके से, ओए ओए क्या हालचाल है, मैं तो डोरेमोन देख रहा हूँ आजकल, तू क्या देख रही है। ये क्या हुआ, ये वो दोस्तों से बात कर रहा है, टीचर से गुड मॉर्निंग किया था आके। एंड ऑल्सो टू अ 2-year-old चाइल्ड, जब वो 2 साल के बच्चे से बात कर रहा है जो उससे छोटा है, तो वो क्या करेगा, वो अरे मेरा भाई इससे खेलेगा, वो एक अलग जोन में आ जाएगा। जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हमारी भाषा चेंज हो जाती है, या हम एक डॉग से भी बात कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ी बात करेंगे जैसे हम आपस में बात करते हैं। तो इट मीन्स मंजीत नोज हाउ टू यूज लैंग्वेज इन सोशल सिचुएशंस। किस सामाजिक संदर्भ में, किस सोशल सिचुएशन में, किस सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसी भाषा का इस्तेमाल करना है। मंजीत स्मार्ट बंदा है यहाँ पे, 5वीं कक्षा का। व्हाट इज दिस एट्रीब्यूट ऑफ अ लैंग्वेज नोन एज, ये क्या है। अभी हमने बात की थी कि ये मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटीज में ही आता है, जिसको हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं, यानी प्रैक्टिकल यूज ऑफ अ लैंग्वेज। कि आप अपने पिताजी से जैसे बात करते हैं वैसे आप अपने दोस्तों से नहीं करते, हालांकि आपके दोस्त एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैसे ही बात करो, है ना। तो जैसे आप अपने पिताजी से बात करते हैं, जिस टोन में या जिस लहजे में या जिस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज, वैसे आप अपने दोस्तों से नहीं करते। जैसे दोस्तों से करते हैं वैसे पिताजी से नहीं करते, अगर करेंगे तो मार पड़ेगी। और अगर आप करने जाएंगे, कहेंगे अरे यार मम्मी, तो हो सकता है कभी आपकी मम्मी का मूड ठीक ना हो, अगर वो मजे के मूड में है, आपको दोस्तों की तरह ट्रीट कर रही हैं उस मोमेंट में, तो हो सकता है वो कहें हाँ ठीक है बेटा। लेकिन अगर उनका मूड ठीक नहीं और आपने कह दिया अरे यार पापा, तो चप्पल पड़ने की पूरी संभावना है। क्यों, क्योंकि प्रैग्मेटिकली गलत है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, किसके सामने, जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप कितना अच्छा बिहेव करते हैं, है ना, कि पापा, मम्मी पापा खुद ही बोल देंगे बेटा क्या चाहिए बताइए दे। तो आपको प्रैक्टिकली यूज करना आता है, किस सिचुएशन में कहाँ किस भाषा का इस्तेमाल करना है। तो ये प्रैग्मेटिक्स है भाषा का। भाई हिंदी में भी तो एक्सप्लेन कर रही हूं, इंग्लिश को इससे ज्यादा हिंदी में कौन एक्सप्लेन करेगा। एक्ट ऑफ स्पीच नहीं है कि कोई तरीका आप एक्ट कर रहे हैं, सिमेंटिक्स होता है मीनिंग से रिलेटेड। वो जो हम कहते थे ना इंडिया में
कि भाई हमारे एक दादाजी एक्सपायर हो गए, दादाजी एक्सपायर नहीं हो सकते, एक्सपायरी डेट के साथ पैदा नहीं हुए थे, दादाजी पास अवे होंगे, ह्यूमन बीइंग है ना, कोई पानी की बॉटल थोड़ी कहेंगे कि आजकल तो होता है ना इस पे भी एक्सपायरी, कि भैया एक्सपायरी डेट थी, तो वो सिमेंटिकली गलत है वो शब्द, है ना। सिंटैक्ट क्या होता है, वो आपका स्ट्रक्चर से संबंधित है। तो ये प्रैग्मेटिक्स है कि आपको पता है कि आप किसके सामने कैसे, किस लहजे में बात कर रहे हैं, या किस सामाजिक संदर्भ में आपको कैसे बात करनी है। जब आप एक स्पीच देने जा रहे हैं तो एक तरह से बात करेंगे, जब आप घर में बैठे हैं तो एक तरह से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अ मदर नोटिसेस दैट हर चाइल्ड समटाइम्स सेज things that she has never heard adults or her siblings say. She is confused as she believes that the child learns language by imitating people in her family and immediate surroundings. ये वो क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगा रिपीट हुआ है बट हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, एक मदर ने नोटिस किया कि उनका जो बच्चा है वो कई बार ऐसी चीजें कह देता है जो उसने सुनी नहीं है कभी आसपास से। शी इज कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज है, क्यों? बिकॉज शी बिलीव्स दैट द चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज बाय इमिटेटिंग पीपल, क्योंकि उनका ये विश्वास है, उनका ये मानना है कि बच्चे भाषा इमिटेट करके सीखते हैं, दूसरों की नकल करके सीखते हैं। इमिटेशन का मतलब क्या है, नकल करके सीखना। अब जो चीज उसने सुनी ही नहीं उसकी नकल कैसे कर पा रहे हैं, वो नए शब्द लाएगा कहां से? तो चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाय इमिटेटिंग पीपल इन हर फैमिली एंड इमीडिएट सराउंडिंग्स, जो भी उनके आसपास भाषा बोली जा रही है उसी को नकल करके वो बोलते हैं। हर बिलीफ रिजोनेट्स विद, यानी माताजी का ये मानना कि जो बच्चे हैं वो भाषा को इमिटेट करके, यानी उसका अनुकरण करके, उसकी नकल करके सीखते हैं, ये किस और संकेत करता है कि माताजी किस अप्रोच में विश्वास रखेंगी भाषा को सीखने की? मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषितावाद, एक से ज्यादा भाषाओं की बात हो रही है या नहीं? तो ये तो हो ही नहीं सकता, आपने कैसे लगा दिया है? नेटिविज्म, नेटिविज्म तो कहेगा भाई जो आपका नेटिविज्म ही तो है, नेटिविस्ट ही हैं आपके जो नॉम चॉम्स्की हैं, जो ये कहते हैं कि इनेट एबिलिटी है भाषा को सीखने की। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा इमिटेट करके ही भाषा सीखता है, इनका ऐसा मानना है। तो ये जो इमिटेट करके भाषा सीखने का मानना है, ये आया कहां से, ये किस थ्योरी का पार्ट है? तो ये बिहेवियरिज्म का पार्ट है, व्यवहारवाद का। ये तो जनरेट करने की बात करेंगे भाषा को, है ना। इससे पहले आया था क्वेश्चन जिसमें ये पूछा था व्यवहारवाद। व्यवहारवाद ये कहता है, जो आपके स्किनर हैं वो भी ये कह रहे हैं, हालांकि बेंडूरा भी यही कहते हैं कि बच्चा क्या है, लैंग्वेज को इमिटेट करके, नकल करके सीख रहा है और फिर आप उसको रीइंफोर्स करते हैं, ऐसा स्किनर कहते हैं। हालांकि बेंडूरा भी पहले बिहेवियरिस्ट ही थे। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये बिहेवियरिस्ट थॉट है, बिहेवियरिस्टिक थॉट है कि बच्चा नकल करके सीखता है भाषा अपनी सराउंडिंग से इमिटेट करके। तो बीएफ स्किनर हो चाहे यहाँ बेंडूरा हो, बीएफ स्किनर तो स्पेशली जब इमिटेट करके भाषा सीखने की बात आए तो स्किनर लगा दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हम लैंग्वेज में बात करें। कंस्ट्रक्टिविज्म तो भाई कहेगा एनवायरमेंट से एक्टिवली सीख रहा है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अगर यहाँ पे लिखा होता कि रीइंफोर्समेंट, गुड, वेरी गुड, शाबाश, जब हम बच्चों को कह रहे हैं उससे भाषा सीख रहा है नकल के साथ साथ, तब भी आंसर बिहेवियरिज्म ही होता। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये कहता है द सेट ऑफ स्किल्स दैट डेवलप बिफोर चिल्ड्रन बिगिन फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड विच प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर लेटर एकेडमिक स्किल्स, यानी वो सेट ऑफ स्किल्स, वो कौशल, चाहे वो सुनना हो, बोलना हो, थोड़ा बहुत पढ़ना हो, जानना हो, जो फॉर्मल रीडिंग से पहले बिगिन हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। यानी अभी आप प्रॉपर स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं बट आपको कुछ आइडिया लग गया है, इस आइडिया लगने को एमर्जेंट लिटरेसी कहते हैं। ये आज हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि अभी एमर्जिंग है, हो सकता है उसको किताब देख के समझ भी ना आ रहा हो क्या चल रहा है, लेकिन उसको आइडिया तो लग रहा है, यही एमर्जेंट लिटरेसी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, अ ग्रैंड मदर लव्स टू रीड आउट स्टोरीज फ्रॉम बुक्स टू यंग चिल्ड्रन। एक ग्रैंड मदर है, एक दादी माँ है, वो अपने छोटे जो उनके बच्चे हैं, मतलब जो उनके बच्चों के बच्चे हैं, उनको क्या कर रही हैं, स्टोरी सुना रही हैं, स्टोरी बुक्स से, खुद से नहीं, बुक्स से, यानी बुक्स का इस्तेमाल हो रहा है स्टोरी सुनाते समय। इन दिस वे एक्सपोजेस देम टू बुक्स एंड न्यू आइडियाज। अब वो कोई पिक्चर दिखा रही है, कोई बुक, स्टोरी बुक्स ऐसी होती है ना जिनमें पिक्चर्स भी होती हैं कि अच्छा ये कौए वाली जो कहानी, अच्छा देख के क्या समझ आ रहा है तुमको, फिर वो खुद से एक्सप्लेन करेंगी, चर्चा होगी। इसको अगेन डायलॉगिक रीडिंग कहेंगे कि डायलॉग के माध्यम से हम रीड कर रहे हैं। डायलॉग मतलब बातचीत, किसके बीच में, ग्रैंड माँ और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में, है ना। तो ये डायलॉगिक रीडिंग हो गई। अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, जब एक अडल्ट और बच्चे डायलॉग करके एक बुक बीच में होती है, मतलब वो भी पार्ट है बुक भी, तो उसको डायलॉगिक रीडिंग कहते हैं। मॉडल रीडिंग होती है जब टीचर ने पढ़ के बताया सही तरीके से और आप भी वैसे ही पढ़ रहे हैं। अलाउड रीडिंग होती है, लाउड रीडिंग कहते हैं, ये साइलेंट है। तो लाउड रीडिंग क्या होती है कि जब आप जोर जोर से बोल करके पढ़ रहे हैं, इससे भी उच्चारण ठीक होता है। शेयर्ड रीडिंग है जब आप ग्रुप में पढ़ रहे हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या कहता है भाई, देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एन अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग दैट, एन अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग, यानी आप रीडिंग सिखा रहे हैं, दैट स्टार्ट्स विद बेसिक एलिमेंट्स लाइक लेटर्स से शुरू हो रही है। लेटर्स क्या है, ए बी सी डी, है ना, अ से अनार, अ से आम, ये सब।
एंड फोनीम्स, यानी अब इनको जोड़ के कैसे एक वर्ड बनेगा, CAT, कैट। पहले आपने लेटर सीखे, अब आप ये लेटर्स जोड़ के वर्ड बनाना सीख रहे हैं, यानी साउंड कैसी बनती है, C और H मिलते हैं तो च की साउंड बनती है, ये फोनीम है। एंड टीचर्स चिल्ड्रन दैट फोनीम्स कैन बी कंबाइंड इनटू वर्ड्स। अब इन फोनीम्स को जोड़ दिया आपने और लिखा चौधरी, तो ये क्या है, एक वर्ड बन गया, है ना। तो बिफोर मूविंग ऑन टू रीडिंग एज अ होल, तो आप पार्ट से होल की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब बॉटम से अप की तरफ जा रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच है। टॉप डाउन क्या होता है, सीधा स्टोरी से शुरू करके तब आप पैराग्राफ पे आते, पैराग्राफ से सेंटेंस पे आते, सेंटेंस से आप फ्रेजेस पे आते, वर्ड मीनिंग पे आते, वर्ड मीनिंग से लेटर पे आते, फिर उसके बाद बताते कि फोनीम से उस पे लेटर पे आते। तो बॉटम अप अभी हमने इस पर बात की ही थी। होल लैंग्वेज अप्रोच इसको कहेंगे नहीं, क्योंकि जस्ट कहानी सुना करके एक मीनिंग समझने की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, असर्शन क्या है, यूज ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग स्लोज डाउन द एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली। यानी जब आप फोनेटिक स्पेलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी एबिलिटी को खत्म कर देती है करेक्टली प्रोनाउंस करने की, बल्कि हमें मदद मिलती है, थोड़ा स्लो कर सकती है। व्हेन यंग चिल्ड्रन यूज spellings that they invented rather than conventional spellings, it does not slow down their ability to learn to spell correctly। अब क्या बात चल रही है, कहना क्या चाहते हैं, और 4 क्वेश्चन है, जवाब दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ यार, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है, बहुत देर से बोल रही थी। देखो एक बार, अगर मैं बात करूं असर्शन की, बहुत देर से क्या सालों से बोल रही हूँ, यूज ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग स्लोज डाउन द एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली, यानी जो फोनेटिक स्पेलिंग का इस्तेमाल है वो स्लो डाउन कर देता है एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली, कि आप सही से नहीं स्पेल कर पाओगे इस चीज को। क्या ये सही है? नहीं। When young children use spellings that they invented rather than conventional spellings, it does not slow down their ability to learn to spell correctly। कई बार जो स्पेलिंग वो इन्वेंट कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, वो उसमें भी कई बार करेक्ट स्पेल कर जाते हैं। तो यहां हम जाएंगे इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, कि जब बच्चे जो नेचुरली कर रहे हैं उसमें वो ज्यादा फ्लुएंट महसूस करेंगे, उससे वो जल्दी उस चीज को प्रोनाउंस करना, क्योंकि उनके दिमाग में सेट है कि उन्होंने क्या स्पेलिंग बनाई हुई है किसी एक चीज की। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मैनी स्टूडेंट्स ऑफन लैक कॉन्फिडेंस व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू द लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल्स। वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज बाय, यानी जब आप एक नई भाषा सीख रहे हैं तो कई बच्चों को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस हो सकता है जब वो उस भाषा का इस्तेमाल करें, यानी क्योंकि कुछ वर्ड्स का या रूल्स का जो है यूनिक प्रोनाउंसिएशन होता है। मान लीजिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। तो करेक्टिंग एरर्स व्हेनेवर दे हैपन, जैसे ही गलतियां हो बच्चों को तुरंत करेक्ट कर दो, नहीं, उनको टाइम दीजिए, इनडायरेक्टली उसको करेक्ट करने दीजिए। लेटिंग चिल्ड्रन रीड लाउड इन क्लास, इससे क्या होगा? यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज दैट रिक्वायर वर्बल इंटरेक्शन इन द क्लास, हाँ ये अच्छा लग रहा है। कंडक्टिंग स्पेशल स्पीच थेरेपी, इसके लिए कोई दिक्कत थोड़ी है बच्चे को, भाषा की एक्टिविटीज ऐसा मौका दो जहां वो वर्बल इंटरेक्शन कर पाए, तो अपने आप उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। भाई बोल के ही तो भाषा सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये क्या कहता है? आ टीचर ऑफ क्लास 3rd इज प्रेजेंटिंग न्यू वोकैबुलरी टू द लर्नर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट द न्यू वोकैबुलरी। अब कक्षा 3 है, नए नए शब्द आ रहे हैं कि भाई अर्ली का मतलब जल्दी होता है, कैट का मतलब बिल्ली तो पहले ही सीख चुके थे। द टीचर शुड राइट इट्स मीनिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एज आस्क लर्नर्स टू लर्न इट बाय हार्ट। रट्टा लगवा रहे हैं तो आप भैया इसको घोल के पी जाओ। द टीचर शुड टेल देम द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड्स एंड गिव देम द मीनिंग ऑफ द, ये रट्टा लगवाने वाली ही बात है कि आपने सीधा एंटोनिम की लिस्ट दे दी कि ये विलोम शब्द हैं। द टीचर शुड गिव देम अ कंसाइज डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स, इसमें भी आप रट्टा ही लगवा रहे हैं। द टीचर शुड ट्राई टू एक्सप्लेन अ वर्ड्स मीनिंग इन द सिचुएशन इन विच इट अकर्स।
सबसे बेस्ट क्या होता है, सिचुएशन के थ्रू समझाना या कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ से जोड़कर समझाना, रियल लाइफ एग्जांपल्स से, कि उस स्टोरी में कोई वर्ड अर्ली कहाँ है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, ये क्या है। अब अर्ली टू बेड कॉन्टेक्स्ट में समझा रहे हैं कि भाई समय से बेड पे जाना यानी सो जाना, और समय से उठना अच्छा होता है, यानी फटाफट से, इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट में समझाया आपने, नहीं तो हम अर्ली को शीघ्र ही याद करते रह जाएंगे, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, जवाब दीजिएगा फटाफट से और फिर हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे आगे करने वाले हैं। अभी मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूंगी, डोंट वरी। थैंक यू शिवा। और खांसू, जल्दी सबको खांस के दिखाओ। देखिएगा, अगर हम बात करें, हमारे पास निशा है जो बिल्कुल अलग तरह से खांसती है, ऐसा कोई खांस ही नहीं सकता। अरे सर्दी में यार खांसियां हो जाती, खांसियां, कौन सी भाषा है। 26 दोबारा बताओ, अभी बताऊंगी। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ व्हाट, टाइम, क्या, एक्विजिशन, प्रोसेस या प्रोडक्ट। तो हमें पता है ये इज अ मैटर ऑफ प्रोडक्ट, मैटर ऑफ स्किल या मैटर ऑफ एक्विजिशन। देखो स्किल अगर आपको आ गई तो भाषा तो आप सीख ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको स्किल्स बहुत अच्छे से आती हो। तो लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ स्किल कहा जाता है, यानी कौशल है अपने आप में। भाषा क्या है, कौशल है ना। किसका मैटर है, कौशल है। भाषा को हम कहते हैं यार एक स्किल ही तो है, लैंग्वेज एक स्किल ही तो है, कम्युनिकेशन एक स्किल ही तो है, सीख जाएंगे फटाफट से, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो। एक्विजिशन की तो हमारे अंदर क्षमता होती है, लेकिन वो एक एज के बाद नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि नॉम चॉम्स्की कह रहे हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एडोलेसेंस के बाद दिक्कत होती है उसमें, फिर आपको मुश्किल होती है सीखने में भाषा। तो मैटर ऑफ स्किल है, भाषा क्या है, कौशल है, ना कि एक्विजिशन है भाषा। कोई एक्विजिशन के थ्रू आप सीखते हैं वो एक अलग बात है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आज के लिए आखिरी सवाल और थोड़ा सा बड़ा भी है, इसमें सर का दर्द हो सकता है, और फिर हम आएंगे 26 में, कई लोगों को उसमें डाउट है, और भी कोई बात होगी तो बता देंगे। अगर हम बात करें यहां पर इस चीज की, क्वेश्चन नंबर 30 की, देखिएगा, मैच द वेज ऑफ रीडिंग विद व्हाट रीडर्स डू, यानी आपको तरीके जोड़ने हैं। रीडिंग की टैक्टिक्स किससे कौन सी जुड़ी हुई है, वेज ऑफ रीडिंग यानी पढ़ने के तरीके, और करते क्या है रीडर्स, जो पठन करता है वो क्या करते हैं, इन दोनों को मैच करना है, कौन सी बात किससे मैच हो रही है। अब टेक्निक है एक रीडिंग की जिसको प्रेडिक्टिंग कहते हैं, यानी आप टाइटल देख के, यानी जो आपका पाठ का शीर्षक है उसको देख के अंदाजा लगाते हैं कि, या पिक्चर्स देख के कि इसमें होगा क्या अंदर, है ना, इसको प्रेडिक्टिंग कहते हैं। तो कहीं तो होगा ऑप्शन में। दे डिटर्मिन हाउ राइट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, दे लुक एट हाउ द इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड, नहीं स्ट्रक्चर की बात नहीं होगी। दे फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, दे यूज टाइटल्स एंड पिक्चर्स, यही एग्जैक्ट सेम बात लिखी हुई है। दे यूज टाइटल्स यानी जो आपका पाठ का शीर्षक है और जो पिक्चर्स उसमें दी गई हैं, टू गिव देमसेल्व्स आइडियाज अबाउट व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट, यार ये किस बारे में होगा। अगर किसी बुक के ऊपर पहले या किसी कहानी के ऊपर अलग तरह का पेड़ छपे हुए हैं उसमें, तो आपको आइडिया लग जाए यार ये पेड़ के बारे में, उसमें लिखा हुआ है मेरी दुनिया, तो और आपको दिख रहा है घर या परिवार की बात हो रही है, पिक्चर लगी हुई है। तो ये हम प्रिडिक्शन करते हैं पाठ को पढ़ने से पहले, पूर्व अनुमान लगा रहे हैं। तो ए के साथ जाएंगे, ए कहाँ पे 5 पे होना चाहिए, खत्म ही हो गई कहानी। यहाँ तो यहाँ ए 4 पर है, 1 पर है, 2 पे, 5 पे, तो सिर्फ यही है, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, आपका टाइम बच गया। लेकिन फिर भी हमें ये एक सीधा सा फंडा होता है, शॉर्टकट होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप देख लीजिए अगर 2 में भी श्योर हैं तो किसके साथ वो ऑप्शन कहाँ है। अगर आपका बहुत ही अच्छा इसमें मतलब मौका लगा तो ऐसा ही हो जाएगा कि बस ए का 5 ऑप्शन एक ही जगह दिया हुआ था, सिंपल आंसर हो गया। लेकिन फिर भी चेक करते हैं। इन्फरिंग एटीट्यूड, इन्फरिंग होता है आप एक डिड्यूस कर रहे हैं मीनिंग या अनुमान लगा रहे हैं, या फिर आप एक सारांश निकाल रहे हैं खुद से कि ये क्या है। इन्फरिंग एटीट्यूड क्या होगा भाई, फटाफट से देखते हैं। दे डिटर्मिन हाउ राइटर्स फील बेस्ड ऑन हाउ दे राइट, यानी कि इन्फर करने का क्या मतलब है, मैंने कोई मूवी देखी, मैंने कोई किताब पढ़ी और मैं इन्फर कर रही हूं, मैं अपना एक मीनिंग निकाल रही हूं, इससे अपना एक अनुमान लगा रही हूं कि यार ये इस व्यक्ति ने, इस राइटर ने ये किस सोच से लिखा होगा, या वो ये लिखते समय या मूवी को बनाते समय वो जब हमें दिख रहा है कि 2 कैरेक्टर्स रो रहे हैं तो हम वो महसूस कर पा रहे हैं, यानी हम वो फील कर पा रहे हैं कि ये किस तरह से आया होगा। ये आपका अनुमान है, हर कोई नहीं करेगा, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। किसी को इमोशनल सीन पे हंसी आ सकती है, किसी के आंसू आ सकते हैं, तो वो आपका इन्फर करना है। डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी आप संदर्भ में मीनिंग को निकाल रहे हैं। डिड्यूस करना मतलब ग्रहण कर रहे हैं उस मीनिंग को संदर्भ में, कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई है। अभी जैसे कल ही मैंने एक रील पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम बाद, कि जो केवीएस में जिनका रैंक 20 है पीआरटी में, प्रशांत, अभी जल्दी आप इंटरव्यू भी देखेंगे उनका,
तो मैं ऐसे मजे ले रही थी उनके, उन्होंने बड़े फंकी से कपड़े पहने हुए थे। मैंने कहा प्रशांत, और ये बहुत स्टीरियोटिपिकल बात है, हम सोचते हैं टीचर्स बिल्कुल एकदम साधारण कपड़े पहने, है ना, कुछ हद तक होना भी चाहिए जब आप क्लासरूम में हैं तो। अदरवाइज अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैं उनको मजाक उड़ा रही थी, मैंने कहा टीज कर रही थी उनको, मैंने कहा ये कौन सा टीचर इतने फंकी कपड़े पहनता है। अब ये कॉन्टेक्स्ट में समझना है, मैं लिटरली मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, उनको बुली नहीं कर रही हूँ। ये क्या है, ये हमारा एक रिलेशन है, एक कनेक्शन है कि हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं सारे लर्नर्स। ऐसा नहीं है कि बहुत, ना तो मैं एज में इतनी बड़ी हूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि नहीं नहीं मैं ही बॉस हूँ यहाँ तो। और वो टिपिकल टीचर वाली बात नहीं है, ट्रेडिशनल टीचर नहीं, हमें प्रोग्रेसिव टीचर चाहिए, मॉडर्न चाइल्ड सेंटर टीचर चाहिए, ठीक है ना। तो डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट में जिसको समझ आया उसको लगा हाँ ठीक है यार मजाक कर रहे हैं तो लोग, जिसको नहीं आया उसको लगा यार परेशान कर रहे हो आप तो इनको। तो डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में बात कही गई है। दे यूज पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट टू हेल्प देम अंडरस्टैंड अनफैमिलियर लेक्सेस, यानी संदर्भ में समझ रहे हैं आप। हो सकता है कई बार आपको चीजें वहां पे संदर्भ में कैसे समझ रहे हैं, आप वो वीडियो देख के समझ रहे हैं, उसमें वर्ड्स नहीं है ना, म्यूजिक है सिर्फ, वो आपको एक्शन से समझना है। तो उसी तरह से यहां पे भी क्या है कि कई बार आपको कोई कहानी में एक दो वर्ड समझ नहीं आए मान लीजिए, या किसी लाइन में, तो आप वो संदर्भ से समझ लेते हैं कि इस कहानी में ये बारे में बात हो रही तो ऐसा हुआ होगा, चाहे आपको वर्ड समझ आया ना हो। इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग होती है जब आप क्लासरूम में टेक्स्ट पे फोकस करते हैं, एक्सटेंसिव होती है जब आप मजे के लिए कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, है ना। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या है, दे लुक एट हाउ द इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड, नहीं स्ट्रक्चर के बारे में नहीं, दे फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ पीस ऑफ टेक्स्ट, जब टेक्स्ट के बारे में। तो डी का 4 और ई का 3 आइडेंटिफाइंग टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, यानी स्ट्रक्चर के बारे में है। तो सिंपल जवाब है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 में कई लोगों को समस्या है, पहले उस पर आ जाते हैं, फिर मैं आपके सवाल लूंगी और आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, रीड द फॉलोइंग, ये सेशन रिवीजन के तौर पे मल्टीपल टाइम्स देखिएगा, या तो या ये पीडीएफ में शेयर करूंगी, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने एक ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। हमें 1 घंटे से ज्यादा हो गया इन 30 क्वेश्चन को करते हुए, यानी 2-3 मिनट एक क्वेश्चन पे हमने लगाए हैं। तो वो सारे ऑप्शंस को समझना जरूरी है, ताकि आप, क्योंकि सिलेबस सेम ही है, यही चीजें घुमा फिरा के पूछी जानी है, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। हाँ, आज पेड क्लास में, मतलब बैच में क्लास नहीं हुई थी भाई, कुछ एक तो कंफ्यूजन थी, बिल्कुल एंड मोमेंट में मेरे को पता लगा। मुझे ये था कि आप लोग बोल रहे थे फ्राइडे को कि छुट्टी रहेगी मंडे को, तो मुझे खुद आइडिया नहीं था। फिर वो एंड मोमेंट पता लगा, तब तक मेरे को, मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग एनर्जेटिक इनफ, तो मैंने सोचा फिर कल से करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, असर्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, और एक रीजन है, यूज ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग स्लोज डाउन द एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली, यानी आपको यूज ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग, कि आपको पता चल गया सी और एच मिलकर के च की साउंड निकालते हैं, है ना। ये क्या है, यूज ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग स्लोज डाउन द एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली। भाई अगर आपको पता है कि सी और एच मिलकर च बनता है, क भी बन सकता है कई केसेस में, अब आपको फोनेटिक स्पेलिंग की नॉलेज हो गई, तो ये, लेकिन ये फोनेटिक नॉलेज तो आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी कि आप सही से प्रोनाउंस करें, बल्कि आप गलत ना करें। अगर आपको फोनेटिक नॉलेज है कि भाई इस वर्ड में, नॉलेज में के साइलेंट है, तो ये आप सही से प्रोनाउंस करेंगे। इससे स्लो डाउन कहां हो रहा है भाषा को सीखना या स्पेल करना, ये तो फास्ट करेगा इस चीज को। इन्होंने कह दिया स्लो डाउन हो जाएगा, तो इसीलिए ये ए गलत था, तो ए इज फॉल्स। रीजन क्या है इसका, व्हेन यंग चिल्ड्रन यूज स्पेलिंग्स दैट दे इन्वेंटेड रेदर देन कन्वेंशनल स्पेलिंग्स, इट डज नॉट स्लो डाउन देयर एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली। जब वो खुद से भी, जो भी बच्चा खुद करता है वो तो वैसे भी नेगेटिव होता नहीं है, तो जो वो खुद से अपना एक आइडिया लगा रहा है कि नहीं इस शब्द को ऐसे कहते हैं ऐसे कहते हैं, तो वो बच्चा एक्टिव है वहां पे, तो ये इसलिए पूरी तरह से गलत नहीं है। तो इसको हम आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, अगर स्लो डाउन नहीं लिखा होता तो दोनों सही हो जाते। ठीक है जी, तो आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने ठीक किए, ये आप थोड़ा सा बताने का कष्ट हमें कर दीजिए। और ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल में आपको दिखा देती हूँ। फेक चैनल, फेक वेबसाइट से मत जुड़िएगा, सिर्फ करियरविल ऐप पे कोर्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा आप कहीं भी इस चक्कर में मत जुड़िएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, होपफुली आपको सेशन पसंद ही आया होगा। आउट ऑफ 30 आपके कितने ठीक हुए क्वेश्चंस, और ठीक से भी ज्यादा समझ में कितना आया, है ना। लेट्स लर्न स्क्वाड 8.5 लाख से ज्यादा लोग हम टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, है ना। और अगर हम बात करें 30 आउट ऑफ 30 की, तो हम, मतलब सॉरी 30 आउट ऑफ 30 तो मुझे नहीं लगता सबके आए होंगे, बट आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए आपके आज के सेशन में, वो आप बताइएगा, ईमानदारी से ही बताएंगे आप तो, है ना। चलिए फिर, आज 22, 21, 4 हुए 30 में से सही। कहाँ कहाँ कौन सी दुनिया में हो। हाँ, सीटेट वाला आपका नहीं है, नहीं यार ये क्या है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं जो मेरे नाम पे हैं, ये मतलब ऐसे ही किसी ने फैन चैनल बना लिया, किसी के 4 पैसे कमा ले रहा है कोई, तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे हम उतना फोकस नहीं करते हैं। बट कुछ नेगेटिव होता हुआ दिखता है या कोई बेच रहा है तो वो बड़ी गलत बात है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है तुरंत।
बात रही चैनल की, तो सिर्फ या तो लेट्स लर्न है या हिमांशी सिंह है। हिमांशी सिंह पे तो कहीं साल भर में 4 वीडियो नहीं आई होंगी, उस पर व्लॉग्स वगैरह ही होते हैं। पढ़ाई सिर्फ लेट्स लर्न पे ही होती है या फिर करियरल ऐप पे हम लोग पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यूज़ कर रहे हैं मैम आप, कौन से गूगल्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से गूगल्स यूज़ कर रहे हैं? 5 बार लिख दिया प्रदीप कुमार ने। प्रदीप कुमार ये बिल्कुल नॉर्मल, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लू कट लेंसेज बोलते हैं आई थिंक। ये बस लाइट, क्योंकि यहाँ इतनी लाइट होती है और स्क्रीन पे मुझे हर टाइम देखना होता है, तो उसमें हेल्प कर देते हैं। बाकी आई साइट की अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उम्र के साथ आ जाए तो बात अलग है। अभी आंखें चल रही हैं ठीक, काफ़ी सालों से स्क्रीन का ही काम है, फिर भी अभी बची हुई हैं आंखें, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। और ये मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ, कर्नाटक से हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। रिजवान कह रहे हैं, चलिए धन्यवाद रिजवान। कल मिलते हैं 9 बजे। कल हम प्याजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग, वाइगॉस्की तो हम कर चुके हैं, प्याजे और कोहलबर्ग के क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। तो आप वो थियरीज चाहे यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, नोट से पढ़ लीजिएगा, और बैच में भी मिलते हैं कल शाम को, ठीक है जी। वेस्ट बंगाल के पेपर सॉल्व करा देखती हूँ यार, समय मिलेगा तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी। इवन D+B की वैकेंसी पे भी बात करनी बाकी है। सेकंड पेपर के लिए भी इक्वली अच्छा, ये क्वेश्चंस इस बार लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे गए हैं पेपर में, इनको हल्के में नहीं लेना कि अच्छा ये तो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, अब क्यों आएंगे, ऐसा नहीं होता। सीटेट में चीज़ें सबसे ज़्यादा रिपीट होती हैं क्योंकि सिलेबस सेम है, और ये नया तरीका है इनका पूछने का सेम चीज़ को। पिछले 3 बार से सेम तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो TP आ रहा है वो हर बार आ रहा है, जो एमरजेंट लिटरेसी है वो हर बार आ रहा है, तो बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए खैर